स्टूडेंट, बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर में अब तक हम बायोडाइवर्सिटी के विभिन्न पहलुओं पर बात कर चुके हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है, किस तरह से पृथ्वी पर बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न है, बायोडाइवर्सिटी क्यों हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है, और फिर बायोडाइवर्सिटी में कैसे अब लॉस भी हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी नष्ट होती जा रही है, मानव के क्रियाकलाप और जो भी कारण है। ठीक है, अब इसके बाद हम चैप्टर के अंतिम हिस्से में आते हैं, जब हमें पता है कि बायोडाइवर्सिटी अत्यंत महत्वपूर्ण है, प्रकृति के लिए, मानव के लिए, सभी के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन चूंकि मानव की कुछ ऐसे क्रियाकलाप है जिससे ये नष्ट भी हो रही है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम पृथ्वी की जैव विविधता को बचाएं, उसका संरक्षण करें। ठीक है, और इसलिए चैप्टर के अंतिम हिस्से में आता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का संरक्षण। तो आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे, जो चीज आज हम समझने की कोशिश करेंगे, वो यही है जैव विविधता का संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। जब आप एनसीईआरटी में से देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर दो सवाल पूछे गए कि जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन हमें क्यों करना चाहिए व कैसे करना चाहिए। दो प्रश्न उठते हैं कि हम बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण क्यों करें और कैसे करें। क्यों करें, वैसे तो बायोडाइवर्सिटी का महत्व, जैव विविधता का महत्व मैं पहले भी आगे समझा चुका हूं। सो व्हाई वी हैव टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, पहले हम इस प्रश्न का जवाब लेते हैं, और फिर अगर कंजर्व करनी है तो कैसे करें, व्हाट आर द मेथड्स, क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, दो हिस्सों में हम कंजर्वेशन की इस बात को समझेंगे। तो पहले तो ये चीज स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जैव विविधता क्या है और क्यों जरूरी है और कितनी इंपॉर्टेंट है, और फिर जैव विविधता में विभिन्न कारणों से जो लॉस और जो क्षति हो रही है वो कैसे हो रही है और उसको बचाया कैसे जाए। ठीक है, क्यों, सबसे पहले इसकी बात करें कि हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हम बिल्कुल एनसीईआरटी के पैटर्न से चल रहे हैं। एनसीईआरटी पहले इसी बात का जवाब देती है कि हमें ये काम क्यों करना चाहिए। अगर मैं आपसे वैसे ही पूछूं तो क्योंकि चैप्टर में हम आगे से इतना पढ़ चुके हैं, तो अब आप तो कम से कम इतना तो कहोगे कि सब जैव विविधता बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, बड़ी उपयोगी है पृथ्वी के लिए। पृथ्वी पर उपस्थित जितना जैव मंडल, बायोस्फीयर या पारितंत्र हैं उनके लिए और मानव को जीवित रहने के लिए, हर काम के लिए बड़ा महत्व है इसका। ठीक है, जैव विविधता का संरक्षण इसलिए भी हमें करना चाहिए कि जैव विविधता हमारे लिए छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़ी बड़ी चीजों तक बड़ी महत्वपूर्ण है और बड़ी उपयोगी है। पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जातियां जो हैं, क्या ये हमारा उपयोगी नहीं है। आज हमारे पास कितने प्रकार के फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज है, जो हम अन्य जीवों, जातों, पौधों से प्राप्त कर रहे हैं, खा रहे हैं। ऐसे कई जंतुओं में हैं, ठीक है, जो मांसाहारी भोजन के रूप में काम आ रहे हैं और दूसरे भी कई कामों में यूज हो रहे हैं। तो हमें पृथ्वी की ये जैव विविधता अगर हम बहुत संकीर्ण रूप से देखें तो भी छोटे छोटे कई कामों में यूज हो रही है, और अगर एक वृहद स्तर पर सोचें तो भी बड़े बड़े काम हो रहे हैं। पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का हमारा संतुलन इन्हीं से तो चल रहा है। तो यहाँ पर वही बात है कि हम कंजर्व कैसे करें, तो इसके कई स्पष्ट कारण भी हैं, कई अस्पष्ट कारण हैं। कुछ को हम आसानी से समझ सकते हैं, जो छोटे मोटे उपयोग जो हमारे दैनिक जीवन के हैं, और हम इसको अगर बड़े स्तर पर ले जाएं तो वहां भी हम इनको समझने की कोशिश कर सकते हैं कि आखिर प्रकृति के लिए ये क्यों जरूरी है। तो इसके बहुत सारे स्पष्ट एवं अस्पष्ट कारण है कि हमें संरक्षण क्यों करना चाहिए। ठीक है, जो कि समान रूप से महत्वपूर्ण, और इन्हें हम तीन श्रेणियों में बांटेंगे। अब हम इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं कि संरक्षण कैसे करें वो बाद में, पहले तो क्यों करें। क्यों करें, तो हमें लगता है कि तीन कारण हैं जिनकी वजह से संरक्षण करना चाहिए। पहला जो कारण है संकीर्ण रूप से उपयोगी, एनसीईआरटी इसको लिखती है इंग्लिश में नैरोली यूटिलिटेरियन, यूटिलिटेरियन मतलब यूटिलिटी, उपयोग से संबंधित है। यूटिलिटेरियन, नैरोली यूटिलिटेरियन मतलब संकीर्ण, नैरो मतलब संकीर्ण, संकीर्ण रूप से उपयोगी। संकीर्ण रूप से उपयोगी का मतलब है कि छोटे छोटे उपयोग जो हमारे दैनिक जीवन के तुरंत काम आने वाले उपयोग हैं, वो इसमें आते हैं संकीर्ण में। और एक आता है व्यापक या वृहद रूप से उपयोगी, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। ठीक है, ये बड़ा है, इकोसिस्टम लेवल पर, प्रकृति के लेवल पर हम बात करेंगे इसके क्या क्या फायदे हैं थोड़े बड़े स्तर पर। और एक तीसरा और है जो नैतिक, सौंदर्य, सांस्कृतिक, इन सब चीजों। देखिए, हम भी अन्य जीव जातियों की तरह, अन्य स्पीशीज की तरह, मानव भी तो एक प्राकृतिक जीव है, जाति है, तो हमारे भी कुछ नैतिक मूल्य होते हैं प्रकृति को लेकर के, तो वो कुछ नैतिक चीजें। दूसरा, हमारे कुछ सांस्कृतिक चीजें हैं, हमारा कल्चर है। ठीक है, तो उसके आधार पर भी हमें जैव विविधता को बचाना चाहिए, ये हमारी संस्कृति में आता है, तो इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, तो हम
जैव विविधता का संरक्षण क्यों करें, तो इसके लिए हम इनको 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं और तीनों को एक एक करके थोड़ा सा और अध्ययन करते हैं। अगले सबसे पहले भाग पर आते हैं, संकीर्ण रूप से उपयोगी नैरोली यूटिलिटेरियन। ठीक है, इसमें प्रकृति और अन्य जीव जंतुओं और जातियों से प्राप्त होने वाले छोटे छोटे उपयोग हैं जो हमारे लिए लाभकारी हैं। यहाँ हम ये बताना चाह रहे हैं कि प्रचुर मात्रा में जो जैव विविधता है, अलग अलग प्रकार की जातियां हैं, ये हमारे लिए बहुत सारे कामों में उपयोग हो सकती है और ये हमारे दैनिक जीवन के काम हो सकते हैं। ठीक है, मानव को प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। जैसे सबसे पहले तो भोजन मिलता है। जो भी भोजन आप खा रहे हैं, चाहे आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं, कहीं ना कहीं किसी अन्य जीव जंतु को खाई तो रहे। तो जितने विविध जातियां होंगी उतना आपके लिए भी भोजन की चॉइस बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक ही प्रकार का अन्न अवेलेबल होता तो रोज वही खाना पड़ता, या एक ही प्रकार का जंतु होता तो वही रोज खाना पड़ता। लेकिन हमारे पास यहाँ पर विपुल संभावना है और तरह तरह के जीव जातियां हैं, हम उनको बदल बदल कर खा सकते हैं। ठीक है, सभी प्रकार का खाना जैसा कि हम खाते हैं पादप और जंतु से प्राप्त होता है, चाहे अनाज, दालें, फल, अंडे, मांस, ये सारी चीजें। तो भोजन के रूप में मानव जो कुछ खाता है वो अन्य जीव जंतुओं की जातियां ही तो है, और ये जितनी अच्छी होंगी, जितनी ज्यादा होंगी, हमारे पास भोजन विविधता बनी रहेगी, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फूड डाइवर्सिटी। और भोजन विविधता होने का फायदा ये है कि अगर हमारे पास तरह तरह के भोजन अवेलेबल है, तो कोई व्यक्ति किसी को खा रहा, कोई व्यक्ति कुछ खा रहा है, तो एक ही जाति पर दबाव नहीं रहेगा और सभी को भोजन भी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो भोजन के लिए हम निश्चित रूप से अन्य जातियों पर निर्भर करते हैं, तो जैव विविधता होनी चाहिए। और उपयोग देखिए, दूसरा है ईंधन, फायरवुड। ईंधन के रूप में जो हम लकड़ियां जला रहे हैं, तो ये भी तो पौधों से ही आ रही है। भोजन पकाने के लिए, कुकिंग के लिए और हीटिंग के लिए ऊर्जा के स्वरूप में काम आने वाले पौधों के विभिन्न प्रकार की जो पेड़ हैं वो काम आ रहे हैं ईंधन के रूप में। ठीक है, और भी है रेशे, विभिन्न प्रकार के फाइबर्स मिलते हैं, जैसे देखिए जूट, फ्लैक्स, हेम्प, कॉटन, कॉयर, ये प्राकृतिक रेशे हैं जो अलग अलग प्रकार के पौधों से मिल रहे हैं और इनसे हमारी दैनिक जीवन की बहुत सारी चीजें बनती हैं। ठीक है, उसके अलावा इमरती सामान मतलब कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, लकड़ियां हैं और भी कई प्रकार के जो हमारे काम है, घर बना रहे हैं, अलग अलग तरह की चीजें जो बन रही हैं, लकड़ी हो गई, इमरती का कार्य, फर्नीचर, खेल सामग्री, उपकरण, कई सारी चीजें हैं जो पौधों के, विभिन्न प्रकार के पौधों और उनकी लकड़ियों से बनती हैं। तो ये जो है आप देखेंगे वो छोटे छोटे उपयोग है, लेकिन हमने यही चीज करी है ना। हम क्यों जैव विविधता का संरक्षण करें, तो भाई एक तो हमारे रोजाना के काम आने वाले छोटे छोटे हमारे दैनिक उपयोग, उनमें कई चीजें काम आ रही, ये सब हमें अलग अलग पौधों और जंतुओं की जातियों से मिल रही है। ठीक है, औद्योगिक उत्पाद, कई तरह के औद्योगिक उत्पाद भी मिलते हैं, टैनिन या लुब्रिकेंट, रंजक जो डाई होती है, रेजिन, इत्र, कागज, रबड़, ये जितनी चीजें हैं ये सारी भी अलग अलग पौधों से मिल रही हैं, जंतुओं से मिल रही हैं। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार की औषधियां, औषधीय पादप बहुत सारे हैं, हर्बल जिसको हम कहते हैं, मेडिसिनल प्लांट हैं। तो पौधों से हम देखिए, हम आयुर्वेद, होम्योपैथ जो भी लीजिए, तो विभिन्न प्रकार के पौधे जो है मानव के अलग अलग रोगों के उपचार में काम आते हैं। जंतुओं से भी औषधियां बनती हैं, लेकिन पौधों से ज्यादा बनती हैं। तो ये जो ड्रग्स है, ड्रग्स का मतलब ड्रग्स ये औषधि से है, ध्यान रखिए, ड्रग्स अंग्रेजी नाम है और इसको हिंदी में हम कहेंगे औषधि। तो औषधियों का स्रोत भी होते हैं जैव विविधता। विश्व बाजार में बिक रही 25% से अधिक औषधियां पौधों से बनाई जाती है। ये आंकड़ा जो है ध्यान रखिए, 25% से ज्यादा औषधियां पौधों से प्राप्त हो रही। मैंने कहा ना कि औषधीय पादप बहुत सारे हैं, पौधों की कई चीजें जो आज हम भारतीय सभ्यता में देखें तो हमारे यहाँ तो रूटीन डेली लाइफ में जो आयुर्वेद और जिस प्रकार से घरों का, हमारे घरों में हम देखते हैं कि ये कुछ भी छोटा मोटा परेशानी या रोग हो जाए तो तुरंत हम कभी हल्दी ले ली, कभी ये, बहुत सारी औषधीय पादप। ठीक है, 25,000 से अधिक पादप जातियां विश्व के लोगों द्वारा परंपरागत दवाइयां बनाने में उपयोग हो रही है। आप देखिए 25,000 से ज्यादा पौधों की स्पीशीज मेडिसिन बनाने में, दवाई बनाने में काम आती है, और अलग अलग तरह के औषधीय महत्व हैं पौधों के। ठीक है, और ये किसी को ज्ञात भी नहीं है कि अभी भी और जाने कितने ही ऐसे पौधे हैं जिनकी खोज होना बाकी। जैसे हमने कहा था अमेजोन के जो वर्षा वन है, वहां भी बहुत सारी जातियां ज्ञात ही नहीं हुई। हम भारत में भी कई जातियों का अभी तक हम पता नहीं लगा पा रहे हैं वो, लेकिन हम उनको अध्ययन नहीं कर पाए। तो जाने और भी कई ऐसी जातियां मिलेंगी जो अच्छे अच्छे औषधीय महत्व की होंगी, जो अभी हमें पता नहीं है, आने वाले समय में पता चल सकती है। कितने और नए औषधीय महत्व के पौधे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में खोज होना शेष है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारी एक छोटे छोटे उपयोग है, नैरोली यूटिलिटेरियन है, संकीर्ण रूप से उपयोग है, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण उपयोग है। तो ये सब अगर हमारे पास विविधता होगी तभी ना होगा।
ठीक है। और अगर देखें हम आगे, ठीक है, तो देखिए ये एक और दिया जो मैंने औषधियों की बात करी है, उन्हीं औषधियों से संबंधित 2-4 नाम दिए हैं, ये हमारी नॉलेज के लिए हमें ध्यान रखना। जैसे एक है मॉर्फिन। मॉर्फिन मिलता है पेपेवर सोमिनिफेरम पौधे से, कच्चे फलों से मिलने वाला सूखा लेटेक्स से। आप जानते हैं पेपेवर सोमिनिफेरम क्या है? ये मैंने जानबूझ के 2-3 नाम निकाले हैं और ये इतने कॉमन है और ये जनरल नॉलेज की बेस पर हमें पता होना चाहिए। मॉर्फिन मिलता है पेपर, पेपर होता है अफीम। अब ऐसे तो अफीम जो है नशे और इन सब चीजों के लिए, लेकिन अफीम औषधि महत्व का पौधा है और अफीम के जो कैप्सूल होते हैं उनसे सूखा लेटेक्स प्राप्त होता है, पेपेवर सोमिनिफेरम, जिसको कि हम अफीम कहते हैं। और ये एनाल्जेसिक होता है। एनाल्जेसिक किसको कहते हैं? जो होता है दर्द निवारक। और अफीम के अंदर जो है मॉर्फिन नाम का एक एल्कलॉइड मिलता है, मॉर्फिन नाम का ड्रग मिलता है अफीम से, जो दर्द निवारक के रूप में, औषधि के रूप में काम आता है। ये दर्द निवारक होता है। एक उदाहरण है कि किस तरह से अलग अलग पौधों की औषधियां काम आती है। दूसरा देखिए सिनकोना, सिनकोना लेडगेरिना एंड सिनकोना ऑफिसिनेलिस की छाल। सिनकोना पौधा जो है, सिनकोना ऑफिसिनेलिस, सिनकोना जो है इससे क्विनाइन मिलती है। क्विनाइन तो शायद सुना भी होगा। और ये एंटी मलेरियल है। मलेरिया के उपचार में सबसे पहले इसका उपयोग किया गया था और मलेरिया को वैश्विक स्तर पर नियंत्रण करने में क्विनाइन का बहुत, आज भी क्विनाइन की गोलियां दी जाती हैं। ये पौधे से मिलती है सिनकोना से। ये औषधि महत्व का पौधा है। और देखिए यू, या इसको कहते हैं टेक्सस, टेक्सस बकाटा, टेक्सस ब्रेविफोलिया। ये टेक्सस एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है और इसकी छाल से इसमें टेक्सोल नाम का एक कंपाउंड मिलता है जो एंटी कैंसरस होता है, कैंसर रोधी होता है। आप देखिए अलग अलग पौधों से कितने अच्छी उपयोगी औषधियां मिल रही हैं। और देखिए राउल्फिया सर्पेंटाइना की जड़, राउल्फिया सर्पेंटाइना, इसको हिंदी में हम कहते हैं सर्पगंधा, और ये सांप के काटने पर भी औषधि उपचार में काम आती थी। सर्पगंधा नाम इसीलिए रखा है, भारत में मिलती है। इससे रेसरप्रीन नाम का एक कंपाउंड, ये मैंने शुरू में वैसे उदाहरण में बताया भी था, ठीक है। और ये उच्च रक्तचाप, हाई बीपी को नियंत्रित करने में काम आती है। सांप के काटने पर भी ये उपयोग में आती है, बचाने में। सर्पगंधा नाम इसीलिए रखा है इसका, स्नेक बाइट में काम आती है। मैंने सिर्फ आपको 2-4 उदाहरण दिए हैं कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के पौधे अलग अलग प्रकार की औषधियां दे रहे हैं और इनके विभिन्न औषधीय महत्व भी हैं, ठीक है। अफीम, पेपेवर सोमनिफेरा दर्द निवारक, मॉर्फिन मिलता है इससे दर्द निवारक, ठीक है। सिनकोना से हमें क्विनाइन मिलती है जो मलेरिया के उपचार में काम आती है। फिर उसके बाद टेक्सस से टेक्सोल मिलता है जो एंटी कैंसरस होता है। और राउल्फिया सर्पेंटेना, सर्पगंधा से रेसरप्रीन नाम का कंपाउंड मिलता है। ये औषधि हाई बीपी को कंट्रोल करने में और सांप के काटने को ठीक करने में ये यूज होती है। ये एक छोटा सा उदाहरण है जो मैं बताना चाह रहा था कि किस प्रकार से अलग अलग पौधे औषधि महत्व के पौधे हैं जो विभिन्न रोगों के उपचार में काम आ सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ये जो था ये हमारा एक संकीर्ण उपयोग, जैव विविधता के छोटे छोटे उपयोग हैं। एक शब्द यहाँ पर एनसीईआरटी ने दिया है जैव अन्वेषण, बायो प्रोस्पेक्टिंग, और इस पर क्वेश्चन भी आता है ऑब्जेक्टिव कि बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या है। जब हम जैव विविधता का अन्वेषण करें विभिन्न उपयोगों के लिए, जैव विविधता का अध्ययन करना कि कौन सा भोजन के रूप में काम आ रहा है, कौन सा औषधि के रूप में काम आ रहा है, और अलग अलग जो भी उपयोग हैं, तो जैव विविधता का अध्ययन करके ये सारी बातें पता लगाना, इसी को बायो प्रोस्पेक्टिंग भी कहते हैं। आर्थिक महत्व के उत्पादों को प्राप्त करने के लिए आणविक, आनुवांशिक और जाति विविधता का अन्वेषण करना, ठीक है। मॉलिक्यूलर लेवल पर जो विविधता है, आनुवांशिक स्तर पर जो विविधता है, जातीय स्तर पर जो विविधता है, इनका अन्वेषण करना, इनका खोज करना, इनका पता लगाना, अध्ययन करना और इससे मानव के लिए आर्थिक महत्व के उत्पाद प्राप्त करना, इसी को हम बायो प्रोस्पेक्टिव, जैव अन्वेषण भी कहते हैं। और इन्हीं बायो प्रोस्पेक्टिंग से हमने नई नई तरह के कई चीजें प्राप्त की हैं। तो ये हमारा एक उपयोग हुआ कि जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो जैव विविधता हमारे से कई छोटे छोटे कामों में और उपयोगों में आता है, जिसमें औषधि से लेकर भोजन से लेकर बहुत सी बातें। तो ये तो हमारा एक संकीर्ण रूप से उपयोग कह सकते हैं, छोटे छोटे उपयोग हैं, नैरोली यूटिलिटेरियन, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कुछ बड़े चीजों पे बात कर लें तो व्यापक रूप से उपयोग, जिसको हम कहते हैं ब्रॉडली यूटिलिटेरियन इकोसिस्टम सर्विस। जैव विविधता ये तो मानव ने अपने उपयोग के आधार पर बताया भाई हमारे तो इतनी चीजें इससे मिल रही है, भोजन वोजन और सब कुछ, तो अब जैव विविधता बचानी चाहिए। लेकिन ये तो मानव ने अपना उपयोग देखा, लेकिन जैव विविधता का प्रकृति के लिए भी तो उपयोग है, वो इसमें आएगा। इकोसिस्टम सर्विसेज, जैव विविधता एक इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए, एक पारितंत्र को बनाए रखने के लिए, उसका संतुलन बनाए रखने के लिए, लंबे समय तक वो चले, इन सब चीजों के लिए बड़ा जरूरी है।
तो अब ये थोड़े से वृहद स्तर के उपयोग हैं जो हमें एकदम यूं दिखेंगे, वो अध्ययन से हमें समझ में आएंगे। ठीक है, जैव विविधता अनेक पारितंत्र सेवाओं इकोसिस्टम सर्विस में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, पारितंत्र सेवाएं इकोसिस्टम में भी बहुत सारे काम होते हैं जिससे कि प्रकृति का संतुलन रहता है पृथ्वी पर, उन सब में भी जैव विविधता का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे सबसे पहले तो गैसीय विनिमय। ठीक है, अब अलग अलग प्रकार के जो पौधे वगैरह जो प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, जैसे अमेजोन वन पृथ्वी के वायुमंडल को 20% ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रदान, केवल अमेजोन के जो वर्षा वन है वही हमारे पृथ्वी की जितनी ऑक्सीजन आवश्यकता है उसका 20% ऑक्सीजन तो वही रिलीज करता है फोटोसिंथेसिस से। इसीलिए तो इनको क्या कहा गया था, लंग्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं इनको, हम पृथ्वी के फेफड़े लंग्स ऑफ अर्थ भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए जैव विविधता होने का और प्रचुर जैव विविधता होने का फायदा कि हमें पूरे बाकी के जीवों के लिए ऑक्सीजन का स्रोत है। और देखिए परागण, कीटों और मधुमक्खियों द्वारा जो परागण का कार्य होता है। अब पौधे अपने पराग कणों को इधर से उधर ले जाने के लिए जीवों पर निर्भर कर रहे हैं, कीटों पर। तो कीटों की विभिन्न प्रकार की जातियां, मधुमक्खियों की आप देखिए 80% से ज्यादा कीट परागण जो होता है उसमें 80% से ज्यादा जो कीट परागण मधुमक्खियां करती है। और मधुमक्खियों की भी बहुत सारी प्रजातियां हैं, अलग अलग जातियां। तो जितनी अच्छी विविधता है इन कीटों में, मधुमक्खियों में, तो ये परागण के कार्य को उतना अच्छा बनाती है। और ये जरूरी ताकि पौधों का जीवन चक्र पूरा हो सके। ठीक है, जलवायु चक्र का नियमन। ठीक है, वन और महासागरीय परितंत्र द्वारा जो जल चक्र, जलवायु चक्र है, समय पर जो बरसात हो रही है और जो सारे सर्दी गर्मी बरसात का पूरा एक जो जलवायु चक्र है वो मेंटेन रहता है पौधों और जंतुओं के और इनके आपसी सामंजस्य से। तो जैव विविधता तो हर काम के लिए जरूरी है। और अगर हम देखें कुछ वृहद उपयोग, तो जैसे कीट नियंत्रण। कीट नियंत्रण प्राकृतिक रूप से भी होता है। एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, आपने खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल तो सुना होगा। ठीक है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल। आप देखिए अगर हमारे को किसी से रोग हो रहा है तो रोग करने वाला भी तो कोई जीव ही तो है। ठीक है, उसको भी कोई खाता होगा। ठीक है, अगर हम प्रकृति के खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल को समझ लें तो प्रत्येक जीव किसी को खाता है और किसी के द्वारा खाया जाता है। ठीक है, अब अगर मान लो हमें कोई रोग उत्पन्न कर रहा है, हमारा कोई परजीवी रोग उत्पन्न कर रहा है और हमें उसको नियंत्रण करना है, हम तो ये देख लें कि हमारे इस परजीवी को खाने वाला कौन है, कौन उसको रोग उत्पन्न करके नष्ट कर दे। तो प्राकृतिक रूप से जीवों के खाद्य संबंधों का उपयोग करके हम एक प्राकृतिक नियंत्रण कर सकते हैं, ये कीट नियंत्रण। ठीक है, ये और भी दूसरे चैप्टर में भी आएगा कि हम जीवों द्वारा ही जीवों का नियंत्रण कर लेंगे। ठीक है, ये आगे जैसे माइक्रोब के अलग अलग छोटे छोटे चैप्टर है उसमें भी आया है। ठीक है, कि एक बड़े कीट द्वारा छोटे कीट का खाया जाना। अब वो छोटा कीट आपकी फसल को नुकसान कर रहा था, उसको खाने वाला बड़ा कीट ले आए, ड्रैगन फ्लाई। और ये जो माइक्रोब एंड ह्यूमन वेलफेयर के चैप्टर के अंदर नाम भी आएंगे आपके। तो ये एक जाति दूसरी जाति को नियंत्रित करती, कीट नियंत्रण भी हो सकता है इससे। पेस्ट कंट्रोल, मृदा संरक्षण, विविध प्रकार के पौधे, घास, सब तरह की जो जीव लग रहे हैं, पौधे जो लग रहे हैं वो हमारी प्रोटेक्शन, सॉइल का भी प्रोटेक्शन करते हैं। जल शोधन व संरक्षण, कंजर्वेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये जल का वापस वाष्पीकरण करना, वापस बरसात, जो एक जल चक्र है। ऑब्वियसली बात है, जल शुद्ध भी होगा और सामान्य रूप से जल चक्र भी चलता रहेगा, न्यूट्रिएंट साइकिल चलेगी। कई सारे सूक्ष्म जीव जो मरे हुए पौधे और जंतुओं का अपघटन करके उनसे पोषण तत्व मुक्त कर देते हैं मृदा में, जो वापस उपयोग में आ जाते हैं। तो ये सब क्या है, देखिए अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, ये हमारे पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन करने में भी काम आएंगे। पारिस्थितिकी संतुलन, पारितंत्र का संतुलन, तो एक बड़े स्तर पर अगर देखें तो ये जैव विविधता के बड़े महत्वपूर्ण उपयोग हैं। तो छोटे स्तर पर मानव के विभिन्न उपयोग, बड़े स्तर पर इकोसिस्टम स्तर पर जो जैव विविधता के उपयोग, ये दोनों हमें समझे। और इनको समझने के पीछे हमारा कारण हम ये जानना चाह रहे हैं कि हम संरक्षण क्यों करें। जैसे मैं कई बार पहले भी मैंने कहा ना, एक अगर स्पीशीज नष्ट हो रही है, विलुप्त हो रही है, तो मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। आपको रेविड पॉपेट हाइपोथेसिस बताई थी कि एक कील निकाल लो, एक स्क्रू निकालने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये चीज आगे चल करके फर्क तो पड़े, क्योंकि हर एक इकाई जीव का यहाँ पर उपयोग है, महत्व है। ठीक है, तो ये दो उपयोग हुए हमारे, संकीर्ण और व्यापक दोनों। इसके अलावा तीसरा एक मैंने और कहा था कि नैतिक, सौंदर्य व सांस्कृतिक, इथिकल, एस्थेटिक एंड कल्चरल बेनिफिट्स। देखिए प्रकृति में जो हम रह रहे हैं, तो मानव जो है, देखिए एक सोशल और रेशनल एनिमल है। तो मानव प्रकृति का लुत्फ उठाता है। प्रकृति में कई प्रकार के जीव जंतु और जो एक नैसर्गिक सौंदर्य है उसका फायदा उठाता है, और ये हमारे जीवन को बेहतर बनाती है।
साथ साथ में हम भी अन्य जीव जंतुओं की तरह एक जाति तो है पृथ्वी पर, तो हमारा एक नैतिक दायित्व भी बनता है कि हम दूसरी जातियों को भी संरक्षित करें, उन्हें भी पलने बढ़ने का मौका दें। तो एक नैतिक कर्तव्य भी हमारा, और दूसरा हमारे जीवन को और अच्छा बनाने के लिए अन्य जीवों का जो महत्व है, ये सब जैव विविधता से ही तो संभव है। ठीक है, देखिए इको टूरिज्म का मतलब है प्राकृतिक क्षेत्रों में विचरण करना, जंगल में आप देखिए नेचुरल जगहों पर हम घूमने जा रहे हैं, तो जो हमारे मानसिक जो हमें खुश रखता है और तनाव रहित रखता है, बर्ड वाचिंग, वाइल्ड लाइफ, पेट कीपिंग, गार्डनिंग, ये जो हमारे शौक होते हैं, किसी को गार्डनिंग पौधे लगाने का शौक है, कुत्ते या पालतू जीवों को रखने का शौक, जंगलों में हम जो वाइल्ड लाइफ और बर्ड वाचिंग, ये जो है ये सब चीजें हमारे जीवन का भाग हैं। हम दूसरी जीव जातियों को देख करके एक तरह से अपना मनोरंजन कर रहे हैं, और केवल ऐसा नहीं कि खाना और सोना वाली जिंदगी है, हम यहाँ पर ये जिंदगी के हमारे दूसरे हिस्से हैं जो हमें बेहतर तरीके से जीने में मदद करते हैं। तो ये सब चीजें जैव विविधता होगी तभी तो संभव होगा। ठीक है, और देखिए सांस्कृतिक व धार्मिक कार्य, भारत जैसे देश में तो बहुत सारा हमारा जो कल्चर है और जो धर्म से जुड़ा हुआ भाग है, उसमें कई अन्य पौधे और जंतुओं को समावेश किया गया है। आप देखिए भारत का जो पुराना कल्चर है, सांस्कृतिक विरासत है हमारे जो पुराने ऋषि मुनि रहे हैं, उनको जैव विविधता का महत्व का पता था, और इसीलिए उन्होंने धर्म के साथ चीजों को जोड़ दिया। ठीक है, कई औषधीय महत्व के उपयोगी पौधे, उनको धर्म के साथ जोड़ दिया, कई और उपयोगी जंतुओं को धर्म के साथ जोड़ दिया, विभिन्न देवताओं के वाहन बना दिए, तो हम उसको धर्म के माध्यम से, एक डर के माध्यम से हम उनको पूजा करें, उनका संरक्षण करें। तो ये धर्म के साथ जोड़ने का फायदा ये रहता है कि क्योंकि व्यक्ति भगवान से डरता है, तो भगवान से संबंधित जो पौधे जंतु हैं वो उनका भी संरक्षण करेगा। तो एक संरक्षण का भी तरीका है, जैव विविधता के उपयोग में भी आता है ये, और संरक्षण में भी आएगा। ठीक है, जैसे भारत में तुलसी, अब आप देखिए तुलसी कितना औषधि महत्व का पौधा है। तुलसी से धर्म का कोई लेना देना नहीं, चाहे हिंदू धर्म का व्यक्ति हो चाहे अन्य धर्मों का हो, तुलसी के जो औषधि महत्व तो सबके लिए है ना। लेकिन हिंदू धर्म में तुलसी को पूजनीय मान लिया गया। फायदा क्या हुआ, हर घर में तुलसी लगती है, पूजा के हिसाब से लगती है, लेकिन अब वो उपयोग भी होती है, तो कई रोगों को ठीक करने में भी काम आ रही है। तो तुलसी है, पीपल हुआ, फाइकस रिलिगोसा, खेजड़ी है, ठीक है, या ऐसे और भी कई पौधों को पूजनीय माना जाता है। ठीक है, तथा कई जंतु जैसे चूहा गणेश जी का वाहन होता है, शेर माता जी का है, गाय उल्लू लक्ष्मी जी का, सांप, ये सब देवी देवताओं के वाहन के रूप में पूज्य हैं। और ये सभी पौधे और जंतु हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी पहचान है, हमारे राष्ट्रीय गौरव भी हैं। तो देखिए जैव विविधता को हमने धर्म के साथ जोड़ा, फायदा ये हुआ कि हम इनका उपयोग भी कर रहे हैं और साथ में इनका संरक्षण भी हो रहा है। तो ये चीजें क्या है, ये देखिए हमारे कल्चरल हेरिटेज है, सांस्कृतिक विरासत है। ठीक है, ये तो हुई हमारी बात कल्चर की। इसके अलावा मैंने कहा नैतिकता की भी बात आती है कि हम खुद एक जीव, एक जाति हैं, तो हमारी भी नैतिकता बनती है कि हम दूसरों को भी बराबर बढ़ने का मौका दें। तो नैतिकता भी यही कि हम सभी भी उन पौधों और जंतुओं की तरह लाखों प्रजातियों में से एक है जो इस पृथ्वी पर रहती हैं, और प्रत्येक प्रजाति का अपना एक निज मूल्य है, हर छोटी से छोटी स्पीशीज का अपना एक महत्व है। ठीक है, हमारा है तो दूसरे का भी है, और इसलिए उसका भी यहाँ रहना उतना ही बराबर अधिकार भी बनता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से हमसे जुड़े हुए, देखिए कई छोटे छोटे जीव जो प्रत्यक्ष रूप से हमसे जुड़े हुए ना हो, और अप्रत्यक्ष रूप से लेकिन हर जीव हमसे जुड़ा है। अतः हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उनकी देखरेख करें और इस जैविक धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए संभाल के रखें। ठीक है, और अच्छे हालात में रखें। भारतीय दर्शन, जो इंडियन फिलॉसफी है, इंडियन जो माइथोलॉजी है, वो कल्चर, वो सांस्कृतिक विरासत हमारी यही कहती है कि हम भी अन्य जीवों की तरह एक जाति हैं। चूंकि हम थोड़े औरों से समझदार हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम हर छोटे बड़े जीव जंतु को संभालें, उनका संरक्षण करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनका उपयोग कर सके, इनके बारे में जान सके। भारतीय दर्शन में एक लाइन कही जाती है, वैसे तो पूरा दोहा है, मैं उसकी एक लाइन पढ़ रहा हूँ। देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये नाम आपने सुना होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। इस तरह से पूरा दोहा है, उसके सिर्फ एक लाइन ली है। आप देखिए इसका अर्थ जानते हैं क्या हुआ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस लाइन का अर्थ है कि सभी, इस पृथ्वी के सभी जीव जंतु सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, निरामया। ठीक है, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, एक दूसरे का उपयोग करते हुए, एक दूसरे का सहारा बनते हुए सभी यहाँ पर अच्छे से रहें। मतलब हमारा जो दर्शन है
वो कभी ये नहीं कहता कि हम किसी एक जीव की हत्या कर दें, खत्म कर दें, समाप्त कर दें। ये एक इंडियन कल्चर है और ये हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर भी है। तो ये हमारे एक एथिकल नैतिक मूल्य होते हैं कि हम स्वयं भी बने रहें और हम बाकी जीव जंतुओं को भी बनाए रखें। और जब हमारी ये भावना होगी तो जैव विविधता भी बचेगी, संरक्षण भी होगा और अच्छे से हम उसका उपयोग भी कर पाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये हमारे देखिए 3 अलग अलग कारण मैंने बताए। जो हमारा पहला सवाल था कि हम जैव विविधता का संरक्षण क्यों करें, तो क्यों करें, तो छोटे छोटे कई उपयोग हैं, हमारे इकोसिस्टम लेवल के कई वृहद उपयोग भी हैं, और दूसरा हमारे नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य भी हैं। इन सब कारणों की वजह से जैव विविधता का हमें संरक्षण करना चाहिए। तो अब हमारी अगली बात आती है कि जैव विविधता का संरक्षण कैसे करें। ठीक है, क्यों करना चाहिए, उसकी जवाब है कि भाई इन कारणों से करना चाहिए। अब हम उसका संरक्षण कैसे करें, जैव विविधता को हम कैसे संरक्षित करें। ठीक है, अब संरक्षण कैसे किया जाए, तो इसके 2 अलग अलग स्ट्रेटेजी है। जैव विविधता को 2 प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है। एक स्वस्थानीय संरक्षण इन सिटू कंजर्वेशन, बाह्य स्थानीय संरक्षण एक्स सिटू कंजर्वेशन। इस चैप्टर का ये अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भाग मान लीजिए। अब संरक्षण करने के हमारे पास में 2 तरीके हैं। ठीक है, स्वस्थानीय, बाह्य स्थानीय, मतलब इन सिटू, एक्स सिटू। और आसान भाषा में समझे, स्वस्थानीय जो जीव जहां का जीव है, जहां नेचुरली पाया जाता है, उसका प्राकृतिक आवास, उसको वही संरक्षण करना स्वस्थानीय, उसके अपने स्थान पर। इन सिटू का अंग्रेजी में ऑन सामान्य शब्द का है तो ऑन साइट कंजर्वेशन। ऑन साइट का मतलब जो जहां मिलता है, जो जहां पाया जाता है, उसको उसी के आवास में जाकर संरक्षण करें, स्वस्थान। और बाह्य स्थानीय संरक्षण एक्स सिटू को कहा जाता है ऑफ साइट कंजर्वेशन। ऑफ साइट का मतलब क्या है कि जो जीव जहां पाया जाता है, जिस आवास में पाया जाता है, या तो वो आवास ही नष्ट हो गया या ऐसी कुछ दिक्कत है कि हम वहां संरक्षण नहीं कर पा रहे, तो उसको लाकर के कृत्रिम रूप से हम कुछ आवास या कुछ ऐसी जगह बनाएं जहां हम उनका संरक्षण करें। तो 2 प्रकार का संरक्षण हो गया। जीव जातियों का उनके अपने प्राकृतिक आवासों में संरक्षण, इन सिटू कंजर्वेशन। उनको प्राकृतिक आवासों लाकर कृत्रिम रूप से संरक्षण करना, एक्स सिटू कंजर्वेशन। याद रहेगा। ठीक है, देखिए जब हम संपूर्ण पारितंत्र को सुरक्षित और संरक्षित करते हैं, पूरे इकोसिस्टम को अगर मान लीजिए हम संरक्षण कर रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ कि उसके अंदर मिलने वाले जितने जीव जंतु पौधे सबका संरक्षण हो जाएगा। ठीक है, तब इसकी जैव विविधता के सभी स्तर संरक्षित और सुरक्षित हो जाते हैं। ठीक है, एक बाघ को सुरक्षित रखने के लिए सारे जंगल को सुरक्षित रखना होता है, और यह स्वस्थानीय इन सिटू संरक्षण कहलाता है। हमें मान लो टाइगर बचाना है, तो बाघ के लिए जंगल भी तो चाहिएगा, जंगल जिएंगे, अन्य जीव भी तो जिएंगे, वो शिकार किसका करेंगे, तो हम पूरे पारितंत्र को संरक्षित करेंगे। पूरे पारितंत्र का संरक्षण, वृहद स्तर का संरक्षण, और ये उसी जगह पर है। हम कहीं वहां से हल्ला कितने, बाघ को चिड़ियाघर में रख रहे हो, संरक्षण तो वहां भी है, और बाघ को उसके खुले जंगल में रख रहे हो। तो बाघ को उठाकर हमने अगर चिड़ियाघर में रख दिया तो वो एक्स सिटू कंजर्वेशन, उसके आवास से हटाकर दूसरी जगह रखा, और बाघ अपने जंगल में ही है और हमने जंगल को पूरा संरक्षित कर लिया, तो ये इन सिटू कंजर्वेशन होगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, जब कभी किसी जीव के विलोपन के संकट से बचाने के लिए त्वरित सहायता की आवश्यकता होती है, तो इस स्थिति को बाह्य स्थानीय करते हैं। अब मान लो कई जगह ऐसा हो जाता है कि आवास ही खत्म हो गए, अब वो बिल्कुल ही विलुप्त होने वाला है, तो फिर हमें प्राकृतिक की बजाय कृत्रिम आवास या कृत्रिम तरीके लगाने पड़ेंगे, और उसको उसके आवास से निकालकर कृत्रिम स्थितियों में संरक्षण करेंगे, तो वो एक्स सिटू कंजर्वेशन होगा। समझ में आ गई बात। तो संरक्षण 2 प्रकार का, इन सिटू, एक्स सिटू। अब हम पहले बात करेंगे इन सिटू कंजर्वेशन की, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन सिटू ऑन साइट कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन स्वस्थानीय संरक्षण। ठीक है, इसमें संपूर्ण पारितंत्र का संरक्षण किया जाए, पूरे इकोसिस्टम, पूरे नेचुरल चीज है जो जहां है, इसमें जीवों, प्रजातियों, समष्टियों को उनके प्राकृतिक आवासों में ही संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, पूरा आवास ही संरक्षण करेंगे ताकि, और ये ज्यादा अच्छा है, जब जीव को उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करोगे तो ज्यादा बेहतर संरक्षण भी होगा और हमारा पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन भी बना रहेगा। ठीक है, इसमें हमारे पास में 2 प्रकार के उपाय हैं। अब इनका संरक्षण कैसे करें, तो ये 2 प्रकार के उपाय हैं। एक तो इसमें है हॉट स्पॉट, तप्त स्थल या हॉट स्पॉट, और दूसरा रक्षित क्षेत्र, प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, देखिए अगर हमें स्वस्थानीय संरक्षण करना है तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर जैव विविधता कहाँ कहाँ कैसी है, कितनी है, कम है, ज्यादा है। ठीक है, वो हमें हॉट स्पॉट से पता चलेगा। हॉट स्पॉट का मतलब ये वो जगह है जहाँ पर विविधता बहुत प्रचुर है और वहाँ थोड़ा सा
इनके विलुप्त होने के भी आसार हैं, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ संरक्षण करना है। और रक्षित क्षेत्र बनाना, इसमें क्या है, अलग अलग तरह के रक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं ताकि वहाँ कई चीजें वहाँ पर लिमिटेशन रहती है और हम वहाँ जीवों को बचाने का प्रयास करते हैं। पहले हम हॉटस्पॉट के बारे में समझ लें, उसके बाद हम रक्षित एरिया पर आते हैं। इन दोनों से हम इन सीटू कंजर्वेशन समझ पाएंगे, जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों में ही संरक्षित करना। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले हॉटस्पॉट के लिए। जनरल नॉलेज की चीजें ध्यान रखिएगा। हॉटस्पॉट तप्त स्थल क्या है? नॉर्मन मेयर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हॉटस्पॉट की अवधारणा दी थी। हॉटस्पॉट की अवधारणा नॉर्मन मेयर नाम की एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने दी थी। ठीक है, हॉटस्पॉट क्या है? एक्चुअली जैव विविधता हॉटस्पॉट ये वे क्षेत्र होते हैं जहां पर जातीय समृद्धि बहुत अधिक और उच्च स्थानिकता वाली होती है। एंडेमिज्म, स्थानिकता का मतलब क्या है? ऐसे क्षेत्र जहां पर कई ऐसी जातियां पाई जाती हैं जो केवल उसी क्षेत्र की मूल निवासी और उसके अलावा पृथ्वी में कहीं नहीं मिलती। जो जातियां किसी एक क्षेत्र विशेष में पाई जाती है तो वो उस क्षेत्र की एंडेमिक जातियां होंगी, स्थानिक जाति, कहीं और नहीं मिलती। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर बहुत अच्छी जैव विविधता है और अत्यधिक प्रकार के स्थानिक जीव हैं, एंडेमिक स्पीशीज है जो कहीं और नहीं मिलती, उनको हम हॉटस्पॉट कहते हैं। ये जातियां अन्य स्थानों पर नहीं होती, इनको हम हॉटस्पॉट कहते हैं। अब जहां ज्यादा विविधता है, ज्यादा एंडेमिक जातियां हैं, वो हॉटस्पॉट। अब ये हमारे लिए बड़े उपयोगी क्षेत्र हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में लगभग 25% जातियां, जितने हॉटस्पॉट तय किए गए हैं, ठीक है, उसमें करीब 25% जातियां आ रही है और इनमें 20% मानव जनसंख्या है। ये हॉटस्पॉट हमारी पूरी पृथ्वी में अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं। हमने इनका मार्किंग करी है, इनका निर्धारण किया है। तो जितने हॉटस्पॉट हैं उसमें करीब 25% पौधों की जातियां और 20% विश्व की जनसंख्या आ रही है मानव की। ये वो एरिया है। देखिए कैसे कैसे हैं। सबसे पहले तो 25 हॉटस्पॉट बनाए गए थे। सर्वप्रथम 25 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए, तत्पश्चात इसमें 9 हॉटस्पॉट और जोड़े गए हैं। इस प्रकार से कुल 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट आज की तारीख में है। आपको ये पूछा जाएगा कुल कितने, पूरी पृथ्वी पर कितने हॉटस्पॉट है? 34। शुरू में 25 बनाए थे, बाद में 9 और जोड़े गए जैव विविधता को देखकर और अध्ययन करके। ठीक है, जो कि पृथ्वी की जगह का 2% से भी कम हिस्सा। आप देखिए पूरी पृथ्वी का ये जो 34 हॉटस्पॉट में जितना एरिया आता है वो 2% से भी कम है। ठीक है, 2% से भी कम है और इस जगह पाई जाने वाली जातियों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन ये एरिया बहुत छोटा सा है। लेकिन यहाँ जातियां कई तरह की, तभी तो विविधता बहुत ज्यादा है। तो ये वो जगह है पृथ्वी की जहां पर उच्च और अत्यधिक जैव विविधता मिलती है। ये एरिया बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन जातियां बहुत ज्यादा होती हैं। और इन हॉटस्पॉट की कड़ी सुरक्षा से अगर हम इनका संरक्षण करें, इनकी सुरक्षा करें जो जहां है वहीं पर, तो हम मास एक्सटिंक्शन जो हो रहा है, समूह में एक साथ जो विलोपन होता है, उसको 30% तक कम कर सकते हैं, ऐसा आंकलन लगाया गया। तो जो हॉटस्पॉट हैं उनको पहचानें और उनका वहीं संरक्षण किया जाए। तो जो वृहद स्तर पर जो जैव विविधता नष्ट हो रही है उनको काफी हद तक बचा सकते हैं। जो मास एक्सटिंक्शन हो रहा है 30% तक कम कर सकते हैं। तो हॉटस्पॉट का एक कंसेप्ट बहुत अच्छा है। एटलीस्ट हम पृथ्वी पर ये तो जान पाए कि कौन कौन से एरिया है जहां पर उच्च जैव विविधता है, और न केवल उच्च विविधता है, वहाँ एंडेमिज्म भी ज्यादा है और विलुप्तता भी ज्यादा हो, ज्यादा जाते हैं तो विलुप्त भी होंगी। तो हमें समझ आ गया कि भैया इस एरिया को बचाना जरूरी। तो इसलिए नॉर्मन मेयर ने हॉटस्पॉट का कंसेप्ट दिया। हॉटस्पॉट तय करने के देखिए 3 कारण, 3 पहलू होते हैं, 3 मापदंड है जिससे हम बताते हैं कि भाई ये एक एरिया हॉटस्पॉट हो सकता है। पहला, जातीय संपन्नता अत्यधिक हो, मतलब उच्च जातीय विविधता होनी चाहिए। दूसरा, एंडेमिज्म बहुत अच्छी हो, उच्च स्तर का एंडेमिज्म, मतलब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जातियां हो जो कहीं और न मिलती हो। उच्च स्तर का एंडेमिज्म और उच्च स्तर की जातीय विविधता। और तीसरी चीज है खतरे का स्तर, जो हैबिटेट लॉस। अब आप देखिए ऐसी जगह जहाँ बहुत सारी जातियां पाई जाती हैं, विविधता उच्च हो, कई ऐसी जातियां जो इस क्षेत्र के अलावा कहीं और न मिलती, वो एंडेमिक जातियां भी खूब हों, और साथ में इस हैबिटेट का, इस आवास का नष्ट भी हो रहा हो, ताकि मतलब खतरे का निशान भी है, ये खतरे के निशान पर विलुप्त होने के कगार पर हैं। ऐसे जो एरिया हैं इनका संरक्षण अति आवश्यक है और इन्हीं को हॉटस्पॉट कह दिया जाता है। तो इस तरह से हॉटस्पॉट पहचाने गए। ठीक है, कुल मिलाकर 34 हॉटस्पॉट में से भारत में उनमें से 3 हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। तो भारत जो है 3 हॉटस्पॉट रखता है। वो अकेले भारत में ही नहीं है, भारत के साथ साथ पड़ोसी देशों का भी एरिया उसमें शामिल होता है। सबसे पहले इसमें है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। ठीक है, जो पश्चिमी घाट है इसका क्षेत्र भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर लगभग 1600 किलोमीटर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में पाया जाता है और इसमें श्रीलंका का भी कुछ हिस्सा आ जाता है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, ये आता है। अधिकांशतः इसमें सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन है। और ये अगस्त्यमलाई पर्वत श्रृंखलाएं, शांत घाटी साइलेंट वैली भी इसी में है। केरल की जो विश्व प्रसिद्ध शांत घाटी है, अगस्त्यामलाई जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये सब इसी क्षेत्र में आती है। तो ये हमारा निचला एरिया है पूरा। देख लीजिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल वाला जो निचला समुद्र के किनारे किनारे का पूरा जो ये एरिया है, ये वेस्टर्न घाट कहलाता है। और यहाँ प्रचुर जैव विविधता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मेगा डाइवर्सिटी जोन में आता है और ये हॉट स्पॉट भी है। और ये श्रीलंका तक फैला हुआ है। भारत के साथ कुछ पड़ोसी देश भी इसमें आएंगे। तो एक हॉट स्पॉट तो है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, ठीक है। इसके अलावा दो और हैं। एक है नॉर्थ ईस्ट हिमालय, ये उत्तर पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। पहले दो ही माने जाते थे, आजकल एक तीसरा और जोड़ दिया, ठीक है। ईस्टर्न हिमालय ये तप्त स्थल जो उत्तर पूर्वी भारत से भूटान तक है। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, जो हिमालयन बेल्ट है नॉर्थ ईस्ट वाली सारी, ठीक है, वो सारा इसके अंदर आता है। इसमें शीतोष्ण वन है, 1780 से 3500 मीटर तक की ऊंचाई वाले पाए जाएंगे। कई यहाँ पर गहरी घाटियां हैं, तरह तरह के यहाँ पर पौधे हैं। मतलब यूँ सोच लीजिए कि सिक्किम से लेकर के पीछे का जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा एरिया, सिक्किम, भूटान और ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, ये इसके अंदर आता है। और यहाँ कई प्रकार की स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं जो केवल यही मिलती, कहीं और नहीं मिलती, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट हिमालय पूरा इसमें आएगा। तो नीचे एक वेस्टर्न घाट और ऊपर ईस्टर्न हिमालय। इसके अलावा एक इंडो बर्मा रीजन भी अब जोड़ दिया जाता है। इसमें इंडिया का और बर्मा, म्यांमार का भी भाग आता है, ठीक है। यह क्षेत्र भूटान से म्यांमार तक फैला हुआ है। भूटान तक तो ये आ गया ईस्टर्न हिमालय, और भूटान से लेकर म्यांमार तक का जो भाग है, इसमें भारत का अधिकांश उत्तर पूर्वी भाग शामिल होता है। तो मतलब एक तरह से देखा जाए ये दो हिस्से हैं, लेकिन है लगातार। ईस्टर्न हिमालय जो पूरा नॉर्थ ईस्ट हिमालय, भूटान और भूटान से आगे म्यांमार तक का पूरा हिस्सा जो है, यहाँ पर बड़ी अच्छी और उच्च जैव विविधता पाई जाती है। और इसके अलावा वेस्टर्न घाट, भारत में भी ये 3 हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। पहले 2 मानते थे, आजकल 3 कह दिए जाते हैं। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय एंड इंडो बर्मा रीजन, ठीक है। तो इन सिटू कंजर्वेशन में पहला भाग जो मैंने आपको बताया, हॉट स्पॉट, तप्त स्थल। ये हॉट स्पॉट दरअसल हमें इस चीज को बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में विविधता ज्यादा है और कहाँ हमें संरक्षण करना चाहिए। उन हॉट स्पॉट को उनकी जगहों पर जहाँ वो आवास है वहीं का वहीं संरक्षण किया जाता है, इसलिए इन सिटू कंजर्वेशन में आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन सिटू कंजर्वेशन के दूसरे भाग की। 2 भाग बताए थे, एक तो हॉट स्पॉट और दूसरा प्रोटेक्टेड एरियाज, यानी कि रक्षित क्षेत्र। हॉट स्पॉट दरअसल प्रकृति के ये बड़े बड़े वो हिस्से हैं, छोटे बड़े जैसे भी हैं, जहाँ पर बहुत प्रचुर जैव विविधता पाई जाती है। और अत्यधिक जैव विविधता होने की वजह से वहाँ पर संकट भी है, और इसलिए वहीं पर उनको संरक्षण करना चाहिए। तो वो इन सिटू कंजर्वेशन में ही आया। दूसरा भाग है रक्षित क्षेत्र या प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज सरकार द्वारा, मानव द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे विशेष संरक्षित क्षेत्र हैं जिनका उद्देश्य बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ही होता है। इनको बड़े बड़े एरिया भी हो सकते हैं, छोटे एरिया भी हो सकते हैं, और इनको अलग अलग कुछ विशिष्ट जीव जंतुओं को विलुप्त होने से बचाने के लिए और उस जगह की जैव विविधता को संभालने के लिए इनका स्थापना की जाती है, ठीक है। ये कानून द्वारा बनते हैं, इनके पूरे नियम कानून होते हैं। यहाँ पर आमतौर पर शिकार की या घूमने फिरने की इतनी इजाजत नहीं होती और बहुत लिमिटेड होती है। यहाँ उद्देश्य ये होता है कि किसी जंगल या किसी भी स्थान को या किसी भी आवास को उसकी उसी जगहों पर संरक्षित किया जाए, आवास का भी संरक्षण हो, वहाँ पाए जाने वाले जीव जंतु और विभिन्न जातियों का भी संरक्षण हो। तो अलग अलग प्रकार के कुछ ऐसे सुरक्षित क्षेत्र अलग अलग देशों की सरकारों द्वारा बनाए गए हैं और उनको मेंटेन किया गया है। सबका मुख्य उद्देश्य एक ही है कि विभिन्न प्रकार की विलुप्त होने वाली इन जातियों को बचाया जाए, हमारी जैव विविधता का संरक्षण किया जाए, ठीक है। तो जो दूसरा भाग है हमारा रक्षित क्षेत्र या प्रोटेक्टेड एरियाज, ये स्थल पर भी हो सकते हैं और समुद्र के भी हो सकते हैं, ये जलीय स्थलीय कोई से भी हो सकते हैं। ऐसे क्षेत्र हैं जो कि जैविक विविधता की तथा प्राकृतिक एवं संबद्ध सांस्कृतिक स्रोतों की सुरक्षा हेतु बनाए गए। जैविक विविधता की सुरक्षा और जो भी हमारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक जो भी स्रोत हैं उनकी भी सुरक्षा, इस उद्देश्य से इनको बनाया जाता है और इनका प्रबंधन कानूनी या अन्य प्रभावी माध्यमों से किया जाता है। मैंने कहा बाकायदा कानून बनाकर नियम कानूनों द्वारा इसका पूरा मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन होता है। तो ये जो है एक निर्धारित क्षेत्र में पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु और जातियां हैं उनको सुरक्षित करने का, उनको विलुप्त होने से बचाने का, उनके संरक्षण का एक प्रयास है। हॉट स्पॉट नेचुरल है और वहीं के वहीं हम उनको जो है सुरक्षित कर सकते हैं।
उन्हीं हॉटस्पॉट से फिर रक्षित क्षेत्र का भी कंसेप्ट निकल के आता है। रक्षित क्षेत्र अलग अलग 3-4 तरह के हैं। देखिए 4 भागों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल पार्क हम कई बार सुनते हैं, आजकल अलग अलग जगहों पर बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए जा चुके हैं। फिर है वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी और ज्यादा है, बल्कि ये इसको सेंचुरीज कहा जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, फिर है जैव मंडल निश्चय या बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी एक नया कंसेप्ट है, ये भी संरक्षित क्षेत्र में ही आता है। और चौथा है पवित्र झीलें एवं वन। एक्चुअली हमारे धार्मिक अवधारणाओं के आधार पर भी हमारे लिए कुछ जगह, कुछ झीलें, कुछ वन, कुछ ऐसे स्थान हैं जो हमारे लिए पौराणिक महत्व के हैं और पवित्र हैं, तो उनको हम पवित्र मानते हैं, इसलिए वहां हम कोई बहुत ज्यादा मानव क्रियाकलाप नहीं होता और इसी की वजह से संरक्षण भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से 3-4 प्रकार के सुरक्षित क्षेत्र हो सकते हैं। हम एक एक करके इनको थोड़ा समझेंगे कि इनमें अंतर क्या होता है। पहले तो हम ये जान ले कि इस रक्षित क्षेत्र के फायदे क्या क्या हैं। जब रक्षित क्षेत्र के लाभ की बात की जाए तो सबसे पहले कि मूल निवासी प्रजातियों और उपजातियों की जीवनक्षम समष्टियों को संभालना। जो भी जिस क्षेत्र की मूल निवासी जातियां हैं, उनकी जातियां, प्रजातियां जो भी है, उनको संभालना, उनको सुरक्षित करना, उनको विलुप्त होने से बचाना, पहला उद्देश्य, ये फायदा एक तो इससे। दूसरा, समुदायों एवं आवासों की संख्या और वितरण को संभालना। अब देखिए ये नेशनल पार्क वगैरह जो बनते हैं, अलग अलग प्रकार के समुदायों, अलग अलग प्रकार के आवासों में बन सकते हैं, जैसे स्थलीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, रेगिस्तान है, समुद्र है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के आवासों को भी संभाला जा सकता है, उनका भी संरक्षण किया जा सकता है। ठीक है, और जिससे उनके वहां जो पाई जाने वाली प्रजातियां, उनकी आनुवांशिक विविधता को भी संरक्षित किया जा सकता है। दूसरा और क्या लाभ है, विदेशी प्रजातियों की मानव जनित पुनर्स्थापना को रोकना। जैसे एक पर्टिकुलर जगह पर कोई दूसरी बाहरी जाति आकर के रहने लग जाए या उसे लगा दिया जाए, ये मानव द्वारा होता है। कई बार, जो मैंने पहले भी उदाहरण बताए थे, मानव द्वारा कई बार किसी और जगह के पौधे को कहीं और लगा दिया गया, किसी और जगह के जंतु को कहीं और डाल दिया गया। तो ये क्या होता है, ये जो बाहरी जातियां आती हैं, एक निर्धारित आवास में जो बाहरी जातियां आती हैं, ये कई बार उस जगह की जो स्थानीय जातियां हैं उनको नष्ट करती है। तो ये वही चीज कहना चाह रहे हैं कि जो बाहरी जातियां आ रही है उनको रोकना, मानव द्वारा जो लाई जा रही है, क्योंकि ये सारे के सारे कानूनी होते हैं और इसके अंदर आसानी से घूमना फिरना अलाउड नहीं होता। तो कोई बाहरी जातियां इतनी आसानी से इसमें आ नहीं पाती है, तो उस आवास की और उस स्थानीय जातियों की सुरक्षा हो जाती है। ठीक है, बाकी इसके अलावा तो जब हम जीवों को वहां सुरक्षित रखेंगे तो जीव और जीवों की जो पॉपुलेशन है वो इतनी सक्षम हो जाती है कि मान लो वातावरण पर्यावरण बदले भी सही तो वो अपने आप को बदल ले और सुरक्षित रख सके। पर्यावरणीय परिवर्तनों की अनुक्रिया में प्रजातियों आवासों के स्थान बदलने को संभव बनाना। ठीक है, मान लो कोई चीजों में बदलाव आता भी है वातावरण में, पर्यावरण में, तो जो जातियां वहां रह रही वो भी अपने आप को बदल सके, वहां की उस जगह की जगह दूसरी जगह भी जा सके। ये सब चीजें कैपेबल तभी होती है जब उनका पूरा संरक्षण किया जाए। तो रक्षित क्षेत्र जो है, अगर हम बहुत संक्षिप्त में एक लाइन में बात करें तो किसी स्थान विशेष पर मिलने वाली जातियों को सुरक्षित करने के लिए बनाए जाते हैं, आवासों को सुरक्षित करने के लिए बनाए जाते हैं, तथा वहां कोई बाहरी जातियां ना आ सके, इन सब के लिए एक सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो ये एक तरह का मानव द्वारा जनित ये एक इन सिटू कंजर्वेशन का तरीका है। इन सिटू मैंने आपको बताया था ऑन साइट, मतलब उनके स्थलों पर जाकर वहीं सुरक्षित करना। ठीक है, अब इसमें हम एक एक करके जरा अंतर भी समझ लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क की। नेशनल पार्क एक ऐसा क्षेत्र है, इसके कोई लिमिटेशन नहीं, छोटे और बड़े हर तरह के हैं। ये सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं, इनकी एक विधिवत सीमाएं होती हैं और इनके अंदर जो है बहुत ज्यादा एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। ठीक है, इसके अंदर भी एक बिल्कुल मध्य का कोर एरिया होता है, वहां तो किसी को जाना अलाउड नहीं होता। आसपास के एरिया में थोड़ा बहुत टूरिज्म, घूमना फिरना लोगों को अलाउ किया जाता है, लेकिन ये बहुत ही प्रतिबंधित होते हैं। किसी प्रकार का यहाँ पर आप न तो पेड़ पौधे काट सकते हैं, न किसी जो है जीव जंतु को मार सकते हैं, शिकार कर सकते हैं, मतलब पूरी तरह से एक संरक्षित क्षेत्र होता है। ठीक है, ये एक ऐसा क्षेत्र जिसमें वन्य जीवन की सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है तथा यहाँ पर मानव क्रियाएं जैसे कि फॉरेस्ट्री यानी कि वाननी की, मतलब जंगलों से कोई भी चीज लेके आना, ठीक है, पालतू जंतुओं की चराई, कृषि, इन सब पे प्रतिबंध। तो आप इसमें कोई एग्रीकल्चर कर सकते हो, न पशुओं को चरा सकते हो, न कोई शिकार कर सकते हो, ठीक है, न कोई वनों से कोई चीज लाई जा सकती है। इसमें शिकार भी प्रतिबंध होगा, शिकार तो क्या सब जगह प्रतिबंध होना ही होना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसी तरह के होते हैं। आप देखिएगा, आप जहां भी रहते हैं आसपास कहीं ना कहीं आपके हो सकता है ऐसा नेशनल पार्क हो,
तो आप देखिएगा नेशनल पार्क जब स्थापित किया जाता है तो उसका एक बड़ा विस्तृत एरिया होता है। अब मान लो उस जगह पर कुछ गांव वगैरह भी आ रहे तो उन गांवों को वहां से हटाया जाएगा, विस्थापित किया जाता है। लेकिन नेशनल पार्क में गांवों और लोगों का रहना अलाउड नहीं है, वहां पशुओं को चराना अलाउड नहीं है, पशुओं का शिकार अलाउड नहीं है, पौधों को पेड़ों को काटना अलाउड नहीं है। इस तरह से पूरा संरक्षण होता है बहुत अच्छे से। ठीक है, भारत में अब तक 90 राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बनाए जा चुके हैं, 90। ठीक है, और इनमें करीब देश का 4.7% क्षेत्र आ जाता है, 4.7% क्षेत्र को घेरे हुए है। ठीक है, और ये भी डाटा जो है सितंबर 2004 तक का है। एक्चुअली हमने एनसीईआरटी के बेस पर ये डाटा लिया है, इसलिए हम इससे आगे नहीं बढ़े। एनसीईआरटी में जो दिया हम उसी की बात कर रहे हैं कि 90 नेशनल पार्क हैं जो एरिया करीब 4.7% के आसपास एरिया कवर करते हैं। वैसे जो यूनेस्को और आईयूसीएन और जो वर्ल्ड कंजर्वेशन फोरम है, उनका एक आंकड़ा है कि भाई प्रत्येक देश को अपने भूभाग का 10% हिस्सा इसी प्रकार के रक्षित क्षेत्रों में रखना है, 10% हिस्सा। ठीक है, अभी नेशनल पार्क के अंदर तो हमारा कितना आ रहा है, 4.7%, लेकिन एक स्टैंडर्ड 10% का, लेकिन और भी रक्षित क्षेत्र होते हैं। तो भारत में अभी 90 राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो बना नेशनल पार्क था वो अमेरिका में था, येलोस्टोन नेशनल पार्क। ये विश्व का पहला नेशनल पार्क है। भारत का पहला नेशनल पार्क भी याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है। और उसके बाद तो फिर और सारे बनाए गए, अब कुल मिलाकर 90 हैं। ठीक है, तो ये तो नेशनल पार्क की बात हुई। ठीक है, इसी तरह से हम बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि सेंचुरीज की। नेशनल पार्क और सेंचुरीज दो चीजें हैं, ये दो ही काफी समय तक चलती, बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बाद में आए। एक्चुअली क्या होता है, देखिए नेशनल पार्क बहुत कड़ाई से लागू होने वाले नियम है, वहां पर तो बिल्कुल किसी भी चीज को अलाउ नहीं किया, सब कुछ प्रतिबंध होता है। और जो सेंचुरीज होती है जिनको हम अभ्यारण्य कहते हैं, अभ्यारण्य में मानवीय गतिविधियों की एक सीमा तक छूट है। ठीक है, थोड़ा बहुत मानव का वहां आना जाना छूट है, लेकिन एक फिर भी एक रक्षित क्षेत्र होता है, किसी विशिष्ट जीव जाति को लेकर हो सकता है। नेशनल पार्क भी इसी तरह से कि मानो जैसे किसी जगह पर शेर मिल रहे हैं तो शेरों का संरक्षण करना, साथ साथ उस पूरे को नेशनल पार्क ही बना दिया। ठीक है, सेंचुरीज जो है उतने कड़ाई से नहीं रहते हैं, और यहाँ पर जो है थोड़ा मानव का आना जाना, और ये मुख्य रूप से जंतुओं के संरक्षण के लिए, यहाँ पौधों की बजाय जंतुओं पर ज्यादा ध्यान दिया। यहाँ आप आराम से फॉरेस्ट्री मतलब जंगल से लकड़ी काट के ला सकते हो, और पौधों संबंधी काम में कोई दिक्कत नहीं है, और जंतुओं का मुख्य रूप से यहाँ संरक्षण है। भारत में ऐसे 448 2004 तक के आंकड़े हैं वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो करीब 3.2 क्षेत्र में फैले हुए हैं। 448 ऐसे अभ्यारण्य बनाए जा चुके हैं अलग अलग एरिया में। ठीक है, जंतु विहार केवल जंतुओं के संरक्षण के लिए बनाया गया संरक्षित क्षेत्र होता है। मैंने जैसा बताया, यहाँ पौधों की बजाय जंतुओं के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जंतुओं के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें जंतु के सभी प्रकार के शोषण और प्रवास बाधाओं से, जिसमें जंतु जो है सभी प्रकार के शोषण एवं प्रवास बाधाओं से सुरक्षित है। मतलब जो एनिमल्स हैं, अलग अलग जातियां जो जंतुओं की हैं, वो मानव से सुरक्षित हैं, न उनका कोई शिकार कर सकता है, न कोई और एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, और वो अपने उस पूरे एरिया में आराम से कहीं भी रह सकता है। मुख्य रूप से जंतुओं के संरक्षण के लिए बनता है ये। ठीक है, इस क्षेत्र में मानव क्रियाएं जैसे लकड़ी काटना, छोटे छोटे वन उत्पादन, ठीक है, संग्रहण आदि की अनुमति है, लेकिन जंतुओं को नुकसान पहुंचाए बगैर। जंतुओं को नुकसान, शिकार नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, शिकार पर पाबंदी है, और ये जंतुओं के ही उद्देश्य के लिए रहते हैं। मुख्य रूप शिकार नहीं कर सकते, बाकी लकड़ी काट के ला सकते हैं, वन उत्पाद ला सकते हैं, वो भी जंतुओं को डिस्टर्ब किए बगैर। तो देखा जाए तो नेशनल पार्क और सेंचुरी जो दो हैं, उनमें सेंचुरीज जो है उस वहां थोड़ी सी ढिलाई है, और वहां पर मुख्य रूप से एनिमल की प्रोटेक्शन के लिए होता है। नेशनल पार्क जो है वो ज्यादा यहाँ पर कड़ाई से नियम लागू होते हैं, और यहाँ जो है पौधे जंतु और पूरे आवास का संरक्षण होता है नेशनल पार्क में। तो दो अलग अलग भाग हो गई है। ठीक है, उसके बाद में तीसरी चीज है जैव मंडल निश्चय, मतलब इसको बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बाद में जाकर बनाए गए। एक्चुअली ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये यूनेस्को का एक प्रोग्राम था, मैन एंड बायोस्फीयर। ठीक है, और यूनेस्को और प्राकृतिक विदों का मानना रहा कि हम नेशनल पार्क और सेंचुरी बना तो रहे हैं, उसमें हमने साफ कह दिया भाई मानव की गतिविधियां नहीं चाहिए। ठीक है, और इस तरह से हम उनको सुरक्षित कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। लेकिन एक दूसरे अध्ययन में देखा गया कि मानव भी जैव मंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है,
और मानव के क्रियाकलाप भी जैव मंडल का ही निश्चित हिस्सा है। तो मानव को शामिल करते हुए और बायोस्फीयर, पूरे बायोस्फीयर को संरक्षित करना, मतलब बायोस्फीयर का मतलब एक वृहद इकोसिस्टम को संरक्षित करने का एक प्रोसेस शुरू किया गया। इसको मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम कहा गया, MAB। ये यूनेस्को ने शुरू किया था और 1975 में ये योजना शुरू की गई थी और उसी के तहत आज तक भी बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। अंतर देखिएगा, तीनों को अगर हम ग्रेड दें तो सबसे पहले आता है अभयारण्य, सेंचुरीज, जो एक एरिया में जंतुओं के शिकार और जंतुओं के बचाव के लिए बनाई जाती है, ठीक है। बाकी वहां गतिविधियां अलाउड होती हैं। उससे थोड़ा सा बड़े और थोड़ा सा कड़ाई के नियम वालों बनते हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जो है ज्यादा अच्छे संरक्षित है, वहां पौधे जंतु किसी को भी हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और नेशनल पार्क से भी बड़े होते हैं फिर बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़े एरिया में फैले होते हैं और यहाँ पूरा इकोसिस्टम का संरक्षण किया जाएगा, ठीक है। यहाँ उद्देश्य केवल जंतु और पौधे ही नहीं, पूरे इकोसिस्टम का, और इसमें मानव को भी जैव मंडल का एक इंटीग्रल पार्ट, एक जरूरी भाग माना गया है और मानव का क्रियाकलाप भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये थोड़े से अलग है, ठीक है। जैव मंडल जो है स्थल एवं समुद्र तटीय पर्यावरण के ऐसे रक्षित क्षेत्र, मतलब स्थलों के भी हो सकते हैं, समुद्र के भी हो सकते हैं, ऐसे रक्षित क्षेत्र हैं जहाँ मानव पारितंत्र में अभिन्न संगठक होते हैं। यहाँ हमारा एम ये है, हमारा सोचना ये है कि मानव भी जैव मंडल का एक अभिन्न अंग है। तो इसको अलग रख करके हम कुछ ना सोचें बल्कि इसको शामिल करके सोचा जाए, ठीक है। और ये प्राकृतिक जीवों के प्रतिनिधि के उदाहरण है, मानव की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं इनमें अच्छा खासा जैविक समुदाय और विविधता अच्छी खासी होती है। बायोस्फीयर रिजर्व की संकल्पना यूनेस्को की मानव एवं जैव मंडल परियोजना, जिसको MAB कहते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ये MAB ये यूनेस्को का एक प्रोग्राम था, इसके तहत की जाती है, ठीक है। जो पारितंत्रों मतलब पूरे इकोसिस्टम एवं उनके उपस्थित आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित थी और ये 1975 में शुरू की गई थी। 1975 में यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसमें यह माना जाता था कि मानव भी जैव मंडल का एक अभिन्न अंग है और मानव के साथ लेते हुए हम यहाँ पर पूरे इकोसिस्टम का संरक्षण करें, वहां पर सारे जैविक अजैविक और पूरे आवास का संरक्षण करें, ये उद्देश्य था, ठीक है। और इस तरह से जैव मंडल की स्थापना की गई, बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई। सन 2000 तक आते आते 94 देशों में 408 जैव मंडल रिजर्व बनाए जा चुके थे। सन 2000 तक की बात है, अब तो खैर काफी पुराना आंकड़ा है, लेकिन ये सब क्या है, NCERT के आंकड़े हैं, तो हमने इसमें ज्यादा फेरबदल नहीं किया। बिल्कुल नए आंकड़े आपको इंटरनेट पे मिल भी जाएंगे, क्योंकि NCERT में जो फिगर लिखा है तो हमसे हमारा ऑब्जेक्टिव उसी पे बन जाता है, इसलिए हमने पहले तो यही रखे, ठीक है। भारत में भी ऐसे 16 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जा चुके हैं, 16 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क से भी एक बड़ा और विस्तृत सोच वाला कार्य है। एक बायोस्फीयर रिजर्व में 3 हिस्से बनाए जाते हैं, जबकि एक नेशनल पार्क में जनरली 2 हिस्से होते हैं। एक अंदरूनी कोर हिस्सा होता है, एक बफर हिस्सा होता है बाहर वाला। कोर हिस्से में किसी को जाना अलाउड नहीं होता है, बफर में थोड़ा बहुत एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में 3 हिस्से होते हैं। इसमें 3 हिस्से होते हैं, कोर एरिया, बफर एरिया और एक पारगमन क्षेत्र और बनाया जाता है। तो एक बायोस्फीयर रिजर्व में 3 हिस्से होंगे, कोर, बफर और ट्रांजिशनल जोन, जिसको कहते हैं पारगमन जोन, ठीक है। और इसको अगर हम डायग्राम से देखें तो इस तरह से बनता है। ये पूरा जैसे एक बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये मध्य का जो है ये है कोर भाग, ये बिल्कुल ही जो है डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। ये वो मेन जगह है जहां पर जंतु पौधे सब और पूरा उनको मतलब नेचुरल छूट होती है और यहाँ मानव की गतिविधियां पूरी तरह से बैंड होती है, जाना भी अलाउड नहीं है। उसके बाद ये बाहर का जो हिस्सा एक बीच करता है, ये है बफर, ये बफर जोन कहलाता है। बफर जोन जो होता है, यहाँ मानवीय गतिविधियां नियंत्रित रूप से अलाउड है। यहाँ पर आप वैज्ञानिक शोध कर सकते हो, साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हो, थोड़ा बहुत टूरिज्म और घूमना फिरना भी अलाउ किया गया, नियंत्रण के साथ और प्रतिबंध के साथ, ठीक है। थोड़ी बहुत गतिविधियां हैं। और फिर बाहर का एक होता है ये ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन जो होता है ये काफी बड़ा, और देखो यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट लिखा हुआ है, यानी कि ये वो हिस्सा है जहां पर मानव भी रह सकता है और गांव बसे हुए हैं, लोग रह रहे हैं, खेती भी हो रही, सब हो रहा है। तो ये देखिए पूरा जो बायोस्फीयर रिजर्व में इसमें मानव को भी हिस्सा माना गया है। मानव बिल्कुल बाहरी पट्टी में है, वो यहाँ रह भी सकता है, खेती कर सकता है सामान्य रूप से जैसे गांव होते हैं, ठीक है। ये मानव का हिस्सा हो गया। उसके अंदर बफर जोन है जहाँ बहुत लिमिटेड गतिविधि होती है और अनुसंधान संबंधी काम हो सकते हैं। और
अंदर सबसे अंदर है वो कोर हिस्सा जो पूरी तरह से अनडिस्टर्ब्ड रहता है, यहाँ पर कोई नहीं जाना, किसी को जाना अलाउड नहीं होता। इस तरह से 3 स्तरों में ये बनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए कोर क्षेत्र जो होता है ये आविक्षेप यानी कि अनडिस्टर्ब्ड और विधिक रूप से रक्षित पारितंत्र होता है। कोर क्षेत्र पूरी तरह से प्रतिबंधित है, यहाँ कोई नहीं जा सकता। ठीक है, सबसे अंदर का होता है। फिर आता है बफर क्षेत्र, कोर क्षेत्र को घेरे रहता है और ये भी रक्षित होता है, लेकिन कोर क्षेत्र के सापेक्ष इसका प्रबंध संसाधन उपयोग की नीतियों के वृहत विभिन्नता को समाहित करने के लिए किया जाता है। इसमें शोध एवं शैक्षणिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब बफर क्षेत्र में कोर क्षेत्र जितना मतलब यहाँ पर रिजिडिटी नहीं है और यहाँ थोड़े बहुत लोगों को अलाउ किया जा सकता है। शिक्षा और शैक्षणिक कार्य, अनुसंधान संबंधी कार्य और आजकल तो टूरिज्म भी अलाउ कर दिया जाता है। तो बफर क्षेत्र के अंदर ये आएगा, ये पूरी तरह से अनडिस्टर्ब नहीं रहता, थोड़ा बहुत इसमें गतिविधियां होती हैं। उसके बाद है पारगम्य क्षेत्र, ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन जो होता है जैवमंडल रिजर्व का बाह्यतम भाग होता है। ठीक है, और यहाँ पर प्रबंधन एवं स्थानीय लोगों के बीच एक निर्मनीय सामाजिक आर्थिक विकास का सक्रिय सहयोग का एक क्षेत्र है। यहाँ पर जो पूरा गवर्नमेंट का मैनेजमेंट होता है, जो इसको संभाल रहा है बायोस्फीयर रिजर्व को, और जो वहाँ के लोग, जो ट्राइबल एरियाज वाले, जो ट्राइबल और जो गांव में रहने वाले लोग हैं, वो और उनके बीच का एक आपसी सहयोग का क्षेत्र है। ठीक है, इस क्षेत्र में आबादी, खेती बाड़ी, मनोरंजन, मतलब जैसे एक नॉर्मल जो गांव वगैरह रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह का पूरा कार्य यहाँ पर किया जा सकता है। इस तरह से मानव को भी बायोस्फीयर का जीव मंडल का हिस्सा मानते हुए इस बाहरी क्षेत्र में बसाया गया। तो 3 हिस्से होते हैं, कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र एवं ट्रांजिशन क्षेत्र। ठीक है, तो आप देखिए रक्षित क्षेत्रों में मैंने ये 3 चीजें बताई, नेशनल पार्क, सेंचुरीज अभ्यारण्य और तीसरा है बायोस्फीयर रिजर्व। तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है और तीनों का बेसिकली उद्देश्य एक ही है कि जैव विविधता, पारितंत्र का संरक्षण के तरीके और थोड़ा बहुत अंतर है इनके अंदर। तो ये 3 तो ये हो गए। ठीक है, इसके अलावा पहले तो एक और चीज देख लें, जैव मंडल के कार्य क्या क्या है। आखिर हम जैव मंडल को स्थापित करेंगे तो काम क्या है? मुख्य रूप से काम तो संरक्षण है, कंजर्वेशन, जिसमें पूरे इकोसिस्टम का, पारितंत्र, प्रजातियों, आनुवांशिक स्रोतों के संरक्षण और को सुनिश्चित करना। यहाँ पर वहां पाई जाने वाले आनुवांशिक विविधता है, विभिन्न प्रकार की जातियां हैं और पूरे पारितंत्र का संरक्षण करना। ठीक है, पहला काम तो संरक्षण है यहाँ पर। फिर दूसरा है विकास, डेवलपमेंट। संरक्षण के साथ साथ डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास जो सांस्कृतिक, सामाजिक और पारिस्थितिक की दृष्टि से निर्वयन हो। मतलब ये ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें हमें सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक की दृष्टि से सारी चीजें बैलेंस्ड हो, तो डेवलपमेंट भी साथ साथ करना। और तीसरा कार्य है वैज्ञानिक शोधक और मॉनिटरिंग, शिक्षा यानी कि साइंटिफिक रिसर्च एंड एजुकेशन। यहाँ पर अब हम प्राकृतिक रूप से जो इकोलॉजी संबंधी अध्ययन है, पर्यावरण का जो अध्ययन है, वो वैज्ञानिक शोध भी किए जा सकते हैं, उनको भी बढ़ावा दिया जाए। जब हम किसी बड़े क्षेत्र को संरक्षित कर रहे हैं तो वहाँ कई प्रकार की जातियां, कई प्रकार के जीव, पौधे सब रहेंगे, तो एक एक का अध्ययन करना, जिन जातियों की अभी तक हम खोज नहीं कर पाए हैं उनको खोजना, ये सारी चीजें की जाती हैं। तो ये वैज्ञानिक शोध अनुसंधान के लिए भी बड़ी ही अच्छी जगह रहती है और यहाँ पर ये काम भी किया जाता है। तो 3 मुख्य कार्य, कंजर्वेशन, डेवलपमेंट एवं रिसर्च, इन 3 कामों के उद्देश्य से बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। अब हम जरा इन तीनों का एक बार कंपैरिजन देख लें, नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व में अंतर। वैसे तो अभी मैंने बताया, देखिए यहाँ पर क्या है, विशिष्ट वाइल्ड एनिमल स्पीशीज के लिए आवास। नेशनल पार्क में कई बार क्या होता है, 1 या 2 किसी विशिष्ट जीव को संरक्षित करने के उद्देश्य से बनता है। जैसे मान लो कहीं लॉयन, टाइगर है, तो उनका संरक्षण करना है, तो वहां मुख्य जीव लॉयन है, लेकिन उस पूरे क्षेत्र को अपन ने क्या किया, नेशनल पार्क में बना दिया। तो बाकी लोगों का, बाकी जीवों का भी संरक्षण हो जाता है, लेकिन नेशनल पार्क में ज्यादातर यही है, किसी 1 या 2 विशिष्ट जीव जंतु का संरक्षण के उद्देश्य से इनको बनाया जाता है। सेंचुरीज में भी जातीय मतलब स्पीशीज ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं जितना कि नेशनल पार्क। मतलब अभ्यारण्य नेशनल पार्क में कुछ विशिष्ट जंतुओं या इवन पौधों के संरक्षण के उद्देश्य से बनता है। ज्यादातर तो खैर जंतु की बात चलती है। अभ्यारण्य इतना ज्यादा विशिष्ट नहीं है, नेशनल पार्क ज्यादा विशिष्ट है। आप देखिए जितने भी टाइगर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, टाइगर संरक्षण के, वो सब नेशनल पार्क की है। तो वहां क्या टाइगर का भी संरक्षण हो रहा है और पूरे क्षेत्र को भी नेशनल पार्क बना दिया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो होता है इकोसिस्टम अभिवर्णित, इकोसिस्टम ओरिएंटेड है। यहाँ 1-2 जीव जंतु नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम का संरक्षण के उद्देश्य से बनता है।
तो ये उद्देश्य थोड़ा वृहद होता है बायोस्फीयर रिजर्व का। नेशनल पार्क का आकार बड़ा होता है और सेंचुरी छोटी होती हैं, और इसका भी आकार इवन बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क से भी बड़े होते हैं। ठीक है, कानून द्वारा सीमाएं नेशनल पार्क की बिल्कुल सीमाएं निश्चित होती हैं, और इसी तरह से बायोस्फीयर रिजर्व की भी सीमा निश्चित होती है। सेंचुरीज में ऐसा स्पष्ट नहीं है। सेंचुरीज में एक एरिया रहता है लेकिन कोई बहुत स्पष्ट सीमाएं नहीं है, यहाँ थोड़ी ढिलाई और छूट रहती है। ठीक है, नेशनल पार्क में देखें तो बफर जोन को छोड़कर कोई जैविक दखल अंदाजी यहाँ पर अलाउड नहीं है। देखिए, कोर जोन और बफर जोन होता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर कोर जोन वगैरह को छोड़कर के बाकी जगह पर किसी तरह का बफर जोन को छोड़कर, बफर जोन जो बाहरी वाला एरिया होता है वहां थोड़ा बहुत आप दखल अंदाजी और घूमना फिरना अनुसंधान का काम कर सकते हैं। बाकी किसी हिस्से में यहाँ पर जाना अलाउड नहीं है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ऐसी दखल अंदाजी वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर पशु चराने से लेकर बाकी सारे काम अलाउड हैं, परमिशन लेकर भी किए जा सकते हैं। मैंने कहा ना कि अभ्यारण्य बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होते हैं, यहाँ पर इतने प्रतिबंध नहीं होते। नेशनल पार्क में बफर जोन में थोड़ा बहुत कार्य अलाउड है, बाकी हिस्सों में मतलब कोर जोन में नहीं है। और इधर बायोस्फीयर रिजर्व में भी बफर जोन एवं ट्रांजिशन जोन को छोड़कर जैविक दखल अंदाजी अलाउड नहीं है। तो बफर जोन और ट्रांजिशन जोन को छोड़ दे तो कौन सा बचा? कोर जोन। मतलब नेशनल पार्क में भी और बायोस्फीयर रिजर्व में भी कोर जोन में किसी प्रकार की दखल अंदाजी और डिस्टर्बेंस अलाउड नहीं होता। बाहर वाला जो बफर जोन है वहां कर सकते हो, ट्रांजिशन जोन है वहां भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर रिसर्च और साइंटिफिक मैनेजमेंट बहुत ज्यादा नहीं। नेशनल पार्क में बहुत ज्यादा साइंटिफिक स्टडी नहीं होती, ये घूमने फिरने के लिए थोड़ा बहुत अलाउड होते हैं बस। ऐसा ही यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, सेंचुरीज में भी वैज्ञानिक अनुसंधान का और पूरे इकोसिस्टम का अध्ययन का मुख्य कार्य बायोस्फीयर रिजर्व में होता है। ये अनुसंधान संबंधी कार्य भी यहाँ पर किए जाते हैं। ठीक है, और इकोसिस्टम का संरक्षण का मतलब है पूरे इकोसिस्टम और पॉपुलेशन के जीन पूल को संरक्षित करना। तो यहाँ पर देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व में जीन पूल पर भी ध्यान रहता है और पूरा उसका संरक्षण किया जाता है। ऐसा कोई ध्यान इनमें नहीं होता है नेशनल पार्क और अभ्यारण्य में। नेशनल पार्क और अभ्यारण्य जो होते हैं वो कुछ विशिष्ट जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित होते हैं, और वहां थोड़ा बहुत मानव का आना जाना भी अलाउड होता है। बहुत ज्यादा पारिस्थितिकी अनुसंधान का काम नहीं होता। बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये अनुसंधान संबंध में बनते हैं। पूरे इकोसिस्टम का वृहद एरिया लिया जाता है, 3 हिस्से होते हैं, और यहाँ पर पारिस्थितिकी का पूरा अध्ययन होता है, जीन पूल का संरक्षण और बड़े उद्देश्यों के साथ ये काम किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको तीनों का थोड़ा सा अंतर ध्यान रखना है। इन 3 रक्षित क्षेत्रों के अलावा एक चौथा रक्षित क्षेत्र और मैंने लास्ट में लिखा था, पवित्र झीलें एवं वन, सैक्रेड फॉरेस्ट एंड लेक्स। एक्चुअली क्या देखिए, भारत का अपना एक इतिहास रहा है कि हमने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि भारत में कई प्रकार के पौधे, जंतु, वन, इनको जो है धार्मिक रूप से पूजनीय माना जाता है और हमारी एक आस्था है, हमारे लिए वो पवित्र होते हैं। तो उस वजह से हम उनका नुकसान नहीं करते और अपने आप उनका संरक्षण हो जाता है। तो कई ऐसे जीव जंतु और पौधों को और जगहों को हमारे धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो हमारे लिए पवित्र हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में स्वतः ही उन चीजों का संरक्षण भी हो जाता है। तो संरक्षण का एक तरीका ही, मतलब ये समझिए कि पुराना तरीका है। अब नए तरीके में तो हम नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व बाकायदा कानून बनाकर कर रहे हैं। ठीक है, पुराने टाइम में दूसरा तरीका था। पुराने टाइम में किसी का संरक्षण करना तो उसको धर्म के साथ जोड़ दिया गया। तो धार्मिक अवधारणाओं के चलते हुए व्यक्ति जो है भगवान से डरता है और इस तरह से उन जीवों को नहीं छेड़ता, और इससे उनका संरक्षण, तो संरक्षण का एक इनडायरेक्ट तरीका भी था। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, भारत तथा कुछ अन्य एशियाई देशों में जैव विविधता के संरक्षण की सुरक्षा के लिए एक पारंपरिक नीति अपनाई जाती रही है। ये विभिन्न आमापों के वन खंड हैं जो जनजाति समुदायों द्वारा धार्मिक पवित्रता प्रदान किए जाने से सुरक्षित है। जो गांवों में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले जो जनजाति समुदाय हैं, वो कई वनों को, कई जगहों को, कई पौधों और जंतुओं को धार्मिक अवधारणाओं के आधार पर पवित्र मानते हैं, और उसी वजह से वो न स्वयं इसको नष्ट करते हैं न किसी और को नष्ट करने देते हैं, और इस तरह से उस जगहों का अपने आप संरक्षण हो जाता है। ठीक है, भारत में सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा का इतिहास जो कि प्रकृति की रक्षा करने पर जोर देता है। हमारा जो कल्चरल पार्ट जो है, पुराना जो सांस्कृतिक भाग है, हमेशा से कहते आए हम कि हम अपनी प्रकृति की रक्षा जरूर करनी चाहिए।
हर जीव यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। बहुत सी संस्कृतियों में वनों के लिए अलग भूभाग छोड़े जाते थे, बिल्कुल बाकायदा फॉरेस्ट बनाए जाते थे, अलग क्षेत्र छोड़े जाते थे, पौधों और वन्य जीवों की पूजा की जाती थी। तो ये जो है कि अलग भूभाग छोड़े जाते थे, यहाँ पर पौधों और वन्य जीवों की पूजा भी की जाती थी। तो ये अपने आप एक तरह का संरक्षण ही तो हो रहा है। ऐसे कई संरक्षित क्षेत्र और पूजनीय क्षेत्र आज भी भारत में है। ठीक है, पवित्र वन सबसे अधिक निर्विघ्न वन है। मतलब पवित्र वन जो होता है वहाँ हम, क्योंकि धार्मिक अवधारणा और भगवान के डर की वजह से वो अपने आप ज्यादा वहाँ कुछ काम नहीं होता, और निर्विघ्न मतलब बिना छेड़छाड़ अनडिस्टर्ब एरिया होता है। यहाँ मानव का कोई प्रभाव नहीं होता है, मानव का कोई प्रभाव नहीं है। और ये द्वीपों, कई ऐसे द्वीप भी हैं, इसमें द्वीप भी आ गए, वन भी आ गए, कई क्षेत्र ऐसे हैं और सभी प्रकार के विघ्नों से मुक्त हैं। यद्यपि ये बहुत अत्यधिक निम्नकृत भूदृश्य द्वारा घिरे होते हैं, बहुत छोटे छोटे एरिया होते हैं ये। इनको हम आइसलैंड्स ऑफ प्रिस्टीन भी कहा जाता है। आइसलैंड ऑफ प्रिस्टीन मतलब कई ऐसे छोटे छोटे द्वीप भी हैं जो पवित्र माने जाते हैं, पूजनीय माने जाते हैं, और इसलिए वहां मानव जो है, ज्यादा मानव का वहां पर इंटरफेरेंस नहीं होता। इन्हें आइसलैंड ऑफ प्रिस्टीन भी कहा गया कि ये पवित्र द्वीप कहे जाते हैं। अब भारत में भी कुछ ऐसे उदाहरण हैं इन पवित्र क्षेत्रों के, हम उनकी बात कर सकते हैं। भारत में कई पवित्र वन अलग अलग जगहों पर स्थित हैं, जैसे मेघालय की खासी और जयंती पहाड़ियां। मेघालय की खासी और जयंती पहाड़ियां हमारे लिए हमेशा वहाँ के क्षेत्रों के, वहाँ की जनजातियों के लिए पूजनीय रही है, और वो इसीलिए वहां पर न स्वयं वहाँ को डिस्टर्बेंस करते हैं, न किसी और बाहरी व्यक्ति को आकर के वहाँ कोई डिस्टर्बेंस करने देते हैं। ठीक है, राजस्थान की अरावली हिल्स भी हमारे लिए पूजनीय मानी जाती है। हालांकि अरावली हिल्स में तो अब बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो रहा है, खनन हो रहा है, पौधे और वनों को नष्ट कर दिया गया है, लेकिन किसी समय अरावली हिल्स भी पूजनीय मानी जाती थी, पवित्र मानी जाती थी। कर्नाटक, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट और मध्य प्रदेश की सरगुजा, चंदा और बस्तर क्षेत्र, ये जो है ये जनजाति इलाके हैं। अरावली क्षेत्र में भी जनजाति इलाके, जो जनजाति इलाके हैं और जो जंगलों में रहने वाली जो जनजातियां हैं, ये इन्हें अपनी प्रकृति से बड़ा प्यार होता है। ये पेड़ पौधों, वनों, जंतुओं की पूजा भी करते हैं और इसीलिए उनका संरक्षण भी होता है। ये कुछ अलग अलग नाम जो बताए ये ध्यान रखने। मेघालय के पवित्र उपवन बहुत से दुर्लभ और संकटोत्पन्न उपजातियों की अंतिम शरण स्थली। मेघालय के कई ऐसे वन हैं वहां पर छोटे छोटे, जहाँ पर ऐसे पौधे और जंतु मिलते हैं जो इनके अलावा वहां कहीं और मिलते ही नहीं, और बस वही एक जगह है जहाँ वो रह पा रहे हैं, नहीं तो अन्यथा वो विलुप्त हो जाएंगे। तो आप देखिए इस तरह की चीजें जो है कई जीव जंतुओं का सहारा है, आवास है, और वो उनको बचा भी रहा है। एक और उदाहरण है सिक्किम की केचड़ियोपालरी झील। सिक्किम की जो केचड़ियोपालरी झील है ये बड़ी पवित्र मानी जाती है, और वहाँ के लोगों द्वारा इसमें न तो किसी प्रकार का कोई शिकार, इवन मछली पकड़ना कुछ भी अलाउड नहीं है। और इसलिए आप देखिए इस झील में मछलियों की कई अच्छी अच्छी प्रजातियां मिलती हैं, और वो विलुप्त नहीं हुई है, और वो वहीं मिलती है, कहीं और नहीं मिलती। तो ये पवित्र मानी जाती है, पूजनीय मानी जाती है, इस वजह से इन जीवों का संरक्षण भी हो गया। कई जलीय पौधों और जंतुओं का संरक्षण करती है, ये पवित्र मानी जाती है। ठीक इसी तरह से राजस्थान में पुष्कर झील है, अजमेर में, अजमेर की पुष्कर झील भी पवित्र झील मानी जाती है। तो वहां पर लोग ही जो है वहां किसी प्रकार का मछली पकड़ने से लेकर किसी तरह का और कोई कार्य नहीं करने देते, तो अपने आप उस झील के जो पौधे और जंतु हैं उनका संरक्षण हो जाता है। तो ये एक अच्छी चीज है कि धार्मिक अवधारणा, हमारी सांस्कृतिक विरासत जो है उसमें भी हमने कई वनों को, पौधों और जंतुओं को पूजनीय माना है, पवित्र माना है, और धार्मिक कारणों से ही सही हम उनका एक तरह से संरक्षण कर ही लेते हैं। तो रक्षित क्षेत्रों में एक ये भी भाग आता है, और यहाँ पर कोई कानून नहीं है, ठीक है, कोई कानून नहीं है, लेकिन फिर भी संरक्षण है वो धर्म के आधार पर है। ठीक है, तो रक्षित क्षेत्र 4 प्रकार के हो गए, नेशनल पार्क, अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व और ये पूजनीय वन जो है, वन और जो जंतु हैं वो उनको आ जाएगा। ये 4 हिस्से हैं, और ये सभी जो हैं जहां भी वो आवास और जीव जंतु रह रहे हैं वहीं जाकर उनका संरक्षण किया जा रहा है। उन जीवों को, पौधों को अपने आवासों से निकाला नहीं जा रहा है, और जब उनके आवासों में जाके संरक्षण होता है तो वो इन सीटू है, स्वस्थानिक संरक्षण, हॉट स्पॉट भी इसी में बताए थे। तो हमने आपको जैव विविधता के संरक्षण के 2 भाग किए थे शुरू में, याद कीजिए, इन सीटू कंजर्वेशन स्वस्थान है, और दूसरा एक्स सीटू कंजर्वेशन बाह्य स्थान है। अब हम बात करेंगे दूसरे हिस्से पर, एक्स सीटू कंजर्वेशन पर। स्वस्थान में तो बहुत सारा पार्ट है, हॉट स्पॉट है, नेशनल पार्क है, सेंचुरी, अभ्यारण्य और सारी चीजें, वन्य जीव, ये बायोस्फीयर रिजर्व, सब कुछ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई जाति, कोई जीव जंतु और कोई विशिष्ट जाति इतनी कम है और इतनी तीव्र गति से विलुप्त हो रही है कि हम उनके आवासों का संरक्षण करके और वो जहां रहती हैं वहीं उनका संरक्षण करके बचा नहीं पाएंगे।
तब हमें फिर बाह्य स्थानिक संरक्षण में जाना पड़ता है। ये जो है, जो तत्काल और तीव्र गति से विलुप्त होने वाली जातियां हैं, उनको तो मानव फिर अपने प्रयासों से बचाता है। कई बार उन जंतुओं को, उन जातियों को उनके आवास स्थान से निकालकर मानव द्वारा निर्मित क्षेत्रों में रखा जाता है ताकि वो बचे पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। उनको हम फिर एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो कुछ कार्य ये भी किया गया है, थोड़ा इसके बारे में भी जानकारी रख लें। बाह्य स्थानिक संरक्षण, एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, इस संरक्षण में जो संकटग्रस्त पौधे और जंतु हैं उनको प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर रखा जाता है। ठीक है, संकट उत्पन्न पौधों और जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर रखा जाता है और उनकी अच्छी देखभाल की जाती है और सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है। ठीक है, ये ऐसी जगह जहां इनके या तो आवास नष्ट ही हो गए पूरे, या आवास का संरक्षण करना संभव नहीं है, तो इनको मानव द्वारा निर्मित स्थानों पर लाया जाएगा, वहां उनको देखभाल की जाएगी, संरक्षण किया जाएगा, उनको बचाया जाएगा, क्योंकि ये अपने नेचुरल आवास से अलग जगह पर, इसलिए इनको एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। यदि एक जंतु या पादप एंडेंजर्ड या थ्रेटन्ड की स्थिति में, मतलब कोई जंतु या पौधा एकदम विलुप्त होने की स्थिति में है, बहुत ज्यादा खतरा, संकटग्रस्त है, तो इसे तत्काल विलुप्त होने से बचाने के लिए बाह्य स्थानिक संरक्षण एक बेहतर विकल्प होता है। जो बहुत तीव्र गति से विलुप्त होने वाला है उसके लिए तो ये एक बेहतर विकल्प है। अब इसमें करते क्या है, मैं आपको वैसे समझाऊं, फिर तो नाम आप ध्यान रख लेना कि जैसे कई पौधों वगैरह को बचाने के लिए क्या किया है, बड़े बड़े क्षेत्रों में, शहरों में, गाँव में, कहीं भी यहाँ पर वनस्पति उद्यान बनाए गए हैं पौधों के लिए, जिसमें अलग अलग प्रकार की विलुप्त होने वाली प्रजातियों को लाकर लगाया गया है। उनके लिए उपयुक्त वातावरण दिया गया उनको, और उनको उगाया गया, उनकी संख्या बढ़ाई गई। तो कई तरह के वनस्पति उद्यान स्थापित किए गए हैं। आप देखिए बड़े बड़े शहरों में बॉटनिकल गार्डन होते हैं, सामान्य गार्डन तो होते ही हैं, लेकिन वनस्पति उद्यान अलग से भी होते हैं जिनमें अलग अलग प्रजातियों के पौधे लगाए जाते हैं और ताकि उनका संरक्षण हो सके। ऐसे ही जूलॉजिकल पार्क, जू बनाए जाते हैं। ठीक है, जू तो आप सभी जानते हो, वहां शेर, चीते से लेकर के सारे जंगली जानवरों को रखा जाता है। कम से कम जंगल नहीं बचे तो इन जंतुओं को हम यहाँ बचा रहे हैं, उनको प्रॉपर समय पर भोजन दिया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। ठीक है, इस तरह से और भी हैं। ये तो दो बड़ी चीजें हो गई। उसके अलावा तकनीकी का सहारा लिया गया, जैसे कई पौधे ऐसे हैं जिनको हम उगा ही नहीं पा रहे हैं, बॉटनिकल गार्डन में भी नहीं उगा पा रहे हैं, तो उनके बीज, उनके परागकण, उनके फल जो भी हैं उनको संरक्षित कर लिया जाता है। सीड बैंक बनाए गए हैं, परागगण बैंक बनाए गए हैं। ठीक है, युग्मकों के, शुक्राणुओं के बैंक बनाए गए हैं, जहां हम इनको संभाल के रख सकते हैं, इनकी जैव विविधता को नष्ट नहीं होने देंगे। तो कृत्रिम रूप से उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर द्वारा और कई तरह के इन संरक्षण के द्वारा, मानव निर्मित संरक्षण के द्वारा इनकी चीजों को बचाया जाता है। ठीक है, -196 डिग्री पर लिक्विड नाइट्रोजन में क्रायो प्रिजर्वेशन करके कई पौधों के स्पर्म, परागकण और इनको संरक्षण किया गया, युग्मकों का। तो ये वो संरक्षण है जहां कोई प्राकृतिक आवास नहीं, लेकिन ये विलुप्त होने वाली उन जातियों के जीनोम को बचाने का एक प्रयास है। तो इनके लिए जब बाह्य स्थानों में क्या क्या करते हैं, देखो इसमें वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल गार्डन, चिड़ियाघर या जिसको जू कहते हैं, ये बनाते हैं। संरक्षण स्थल हो सकते हैं, जीन, परागकण, बीज, पौधे, उत्तक संवर्धन और डीएनए बैंक, ये सब सम्मिलित है। तो यहाँ पर जीन बैंक बनता है, डीएनए बैंक बनता है, बीज और परागकण इनके बैंक बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इससे संरक्षण होता है। बीज, जीन बैंक, वन्य एवं खेती पौधों के जर्म प्लाज्म को कम तापमान पर शीत प्रकोष्ठों में संग्रहित करने का एक सरलतम तो तरीका है। ये जो बैंक होते हैं, सीड बैंक, जीन लाइब्रेरी, ये सब क्या बिल्कुल निम्न तापमान पर बीजों को, जीन को, इनको संभाल कर रखने का एक तरीका है। संरक्षण, उनके जर्म प्लाज्म का संरक्षित करने का एक तरीका है। ठीक है, तो एक तो ये बनाए जाते हैं। आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण सामान्य वृद्धि दशाओं में क्षेत्रीय जीन बैंक में किया जाता है। तो जो भी छोटे छोटे क्षेत्रीय जीन बैंक बनाए जाते हैं उनमें आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण किया जाता है। अलैंगिक प्रजनन, जो कायिक प्रजनन करते हैं, ऐसे पौधे जो होते हैं, से उत्पन्न की गई प्रजातियों और वृक्षों के लिए क्षेत्रीय जीन बैंक विशेष रूप से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कई होते हैं कि जो पोटैटो ट्यूबर है तो ट्यूबर से चल रहा है, कोई पत्तियों से, कोई जड़ों से, तनों से, तो इनके इन अलैंगिक भागों को भी संभाल के रखा जाता है। तो जीन बैंक बनाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार की जातियों के पूरे जीनोम को, उनके जर्म प्लाज्म का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, प्रयोगशाला में संरक्षण विशेष रूप से द्रवीय नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर
हिमांकित संरक्षण, या इसको इंग्लिश में कहें क्रायो प्रिजर्वेशन, आप हिंदी में भी आजकल इसी नाम से जानते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है। और इसमें कायिक जनन द्वारा उगाई गई फसलें जैसे कि आलू वगैरह, इन सबको हम ठंडे तापमान पर रख सकते हैं। और ये जो शुक्राणु वगैरह और यो कोशिकाएं और युग्मक हैं, जीनोम है, इनका भी संरक्षण लिक्विड नाइट्रोजन क्रायो प्रिजर्वेशन में किया जाता है। ठीक है। कई अलिंगिक प्रजनित फसलों जैसे आलू, केसावा, शकरकंद, गन्ना, वनीला, केला, प्रयोगशालाओं में इनके अपने जर्मप्लाज्म बैंक बना रखे हैं हमने। अच्छी अच्छी जातियों के जो पौधे हैं इनका सबका जर्मप्लाज्म बैंक बना रखा है और बिल्कुल फ्रीजिंग टेम्परेचर पर रख रखा है। मतलब देखिए, जो जीव जो पौधे हैं जो अब आवास में उग नहीं पा रहे हैं, या बहुत अच्छी प्रजातियां लेकिन हम उनको उगा नहीं पा रहे हैं बहुत कम संख्या में, तो हम उनके जीनोम को ऐसे ठंडे तापमान पर प्रिजर्व रखते हैं ताकि हमारे भविष्य में वो कभी भी काम आ सके। देखिए, जैव विविधता बचाने के पीछे एक उद्देश्य ये भी तो है ना कि इन जैव विविधताओं में अलग अलग प्रकार के लक्षण, अलग अलग प्रकार के जीन का स्रोत है। आज हम बायोटेक्नोलॉजी में एक पौधे का, एक जीव का जीन निकाल के दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हो सकता है कोई पौधा, कोई जाति, जंतु आपको आज उपयोगी नहीं लग रहा, लेकिन निकट भविष्य में जाकर आपको पता चले कि इसके अंदर कोई अच्छा जीन है जो हमारे काम आ सकता है, तो उसके जीन को निकाला जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। इसीलिए तो हम इनके बीज और युग्मक और इन सब का संरक्षण करते हैं ताकि ये कभी भी हमारे काम आ सकते हैं। ठीक है। तो ये सब ex situ कंजर्वेशन है। बॉटनिकल गार्डन है जिसमें तरह तरह की जातियां, पौधे उगाए जाते हैं जैविक वनस्पति उद्यानों में, और ये बहुत पहले से चल रहा है। ठीक है। विश्व में 1500 से अधिक वनस्पति उद्यान हैं और करीब 80,000 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां इसके अंदर संरक्षित की गई है। ठीक है। बीज बैंक और सब कुछ होता है यहाँ पर। वनस्पति उद्यान बहुत अच्छी जगह है जहां पर कि पौधों का संरक्षण होता है। ऐसे ही कई सारे जंतु हैं जो अपने जंगलों में तो विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन जूलॉजिकल पार्क जू के अंदर इनको बनाए रखा गया है अभी भी। ठीक है। तो ये जो जू वगैरह है, जैसे चीते हैं, मान लो कई जगहों पर चीते जंगलों से विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन हम उनको अभी भी जू वगैरह में रख रहे हैं ताकि वो वहां बचाए जा सके। तो ये ex situ कंजर्वेशन, अपने आवासों से निकलकर। ठीक है। और ये पूरे ex situ कंजर्वेशन का एक चार्ट हमने बनाया कि ex situ कंजर्वेशन क्या क्या हो सकता है। देखिए, सैक्रेड प्लांट होम गार्डन, मतलब जो पूजनीय पौधे हैं, धार्मिक पौधे हैं, घरों में जो गार्डन है वहां हम कई तरह के पौधे संरक्षित कर रहे हैं। ठीक है। वो उनके आवासों से अलग निकाल के, तो ex situ हुआ। सीड बैंक बना रहे हैं, जीन बैंक बना रहे हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, ये सब ex situ में आ रहा है। बॉटनिकल गार्डन, आर्बोरेटा। आर्बोरेटा क्या होता है? जहां मुख्य रूप से पेड़ों का संग्रह होता है, पेड़ उगाया जाता है। आर्बो का मतलब पेड़ होता है। बॉटनिकल गार्डन में हर तरह के पौधे आते हैं। जूलॉजिकल गार्डन, ये जू हो गया। एक्वेरियम में मछलियां रखी जाती हैं। तो ये सब मानव द्वारा निर्मित स्थल हैं जहां पर विलुप्त होने वाली संकटग्रस्त जातियों को लाकर रखा जाता है, संरक्षित किया जाता है। तो अपने ही स्व स्थान पर हो रही तो इन सिटू, मानव द्वारा बनाए गए स्थानों पर लाकर रख रहे हैं तो ex situ। इस तरह से दो प्रकार के कंजर्वेशन है। मतलब मैं अगर पूरा निष्कर्ष एक चार्ट में दिखाना चाहूँ आपको, तो हमारा जो ये पार्ट था बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जैव विविधता का संरक्षण, इसके हमने दो भाग किए थे। इन सिटू कंजर्वेशन, स्वस्थान है, और ex situ कंजर्वेशन। पूरी समरी देखिए। इन सिटू कंजर्वेशन में मैंने दो चीज बताई थी। एक तो हॉट स्पॉट, ये प्रकृति के वो जगह है जहां पर बहुत उच्च जैव विविधता है, तो उनको वहां संरक्षित किया जा सकता है। और प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, ये प्रोटेक्टेड एरिया हम या सरकार द्वारा स्वयं बनाए जाते हैं संरक्षण के लिए। प्रोटेक्टेड एरिया में क्या क्या है? नेशनल पार्क हो गए, राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अभ्यारण्य हो गए, फिर बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। बायोस्फीयर रिजर्व स्थलीय भी हो सकते हैं और जलीय, मतलब समुद्री भी हो सकते हैं। और इसके अलावा सैक्रेड ग्रूव का मतलब है ये पूजनीय पौधे और पूजनीय वन जो हैं, जिसमें झीलें, वन आती है जो धर्म से जुड़ी हुई है, पूजनीय है, तो ये भी संरक्षण का काम करती हैं। फिर ex situ कंजर्वेशन, अभी मैंने बताया कि ये पौधे जो हमारे घरों में, गार्डन में लगाए जा रहे हैं, पूजनीय हैं, इनको हम अपनी जगह घरों में संभालते हैं। इसके अलावा हम सीड बैंक, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, बॉटनिकल गार्डन, आर्बोरेटा, जूलॉजिकल गार्डन, एक्वेरिया, ये सारे कार्य किए जाते हैं। तो संरक्षण की हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो पूरी ये बता रखी। तो जैव विविधता का संरक्षण जो हमारे इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। जैव विविधता क्या है ये हमने समझा, जैव विविधता का लॉस किस वजह से हो रहा है वो समझा, जैव विविधता का हमारे लिए महत्व हमने समझा, फिर जैव विविधता के संरक्षण के उपाय बताएं। तो संरक्षण के उपाय इन सिटू और ex situ, और इनमें सब में क्या छोटा छोटा अंतर है वो ध्यान रखना। ठीक है। और जो आंकड़े दिए गए हैं कि कितनी जातियां, कितने नेशनल पार्क, कितना क्या है, वो आप एनसीईआरटी में जो दिए हैं, आप खुद भी एनसीईआरटी पढ़ लें, मैंने भी वही बताए हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे।
ठीक है, तो ये तो हमारा संरक्षण, जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित पूरा का पूरा पार्ट हुआ। चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, अच्छी तरह से इसको तैयार कीजिएगा और एक एक चीज इसकी याद रखनी है और इनके अंतर और जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो भी ध्यान रखने हैं।